हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा देता था, फिर उसके ऊपर आधा किलो आटा छिड़क देता था, जिसके बाद तुरंत सोने का नाटक करने लगता था, जिस पर वो हर रात ठीक 2 बजे उठती है, मेरे सिर से एक बाल तोड़ती है और चुपके से बाहर निकल जाती है। फिर मैं उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस पल मैं ये जानने वाला था कि वो आखिर करने क्या जाती है, उसी वक्त सड़क किनारे मुझे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो एक बड़े ट्रक से टकराने वाली होती है। यह देखकर मैं बिना कुछ सोचे उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता हूँ, जिस पर ट्रक मुझे करीब 10 मीटर दूर उछाल देता है और मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता हूँ। ठीक उसी पल जब मेरा दिल धड़कना बंद करने वाला होता है, तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजती है, गॉड सिस्टम सक्सेसफुली लिंक्ड। होस्ट ये हुआन के अकाउंट में 1000 बिलियन का बैलेंस ट्रांसफर किया गया है। गोल्डन ब्लैक कार्ड और गोल्डन आई स्किल प्राप्त हुई है, जिससे दुनिया की हर चीज की वैल्यू देखी जा सकती है और इंसानों के दिलों को भी पढ़ा जा सकता है। साथ ही ग्रैंड मास्टर फाइटिंग स्किल भी प्राप्त हुई है, जिससे अकेले 100 लोगों का सामना किया जा सकता है। यह सुनते ही मैं अचानक आंखें खोल देता हूँ और फील करता हूँ कि मेरे शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ताकत भर चुकी है। यहाँ तक कि मैं 5 किलोमीटर दूर से आती हुई मेबैक की आवाज भी साफ सुन सकता था। फिर 2 मिनट से भी कम समय में एक काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकती है, जिस पर ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स पहने एक लंबी और बेहद खूबसूरत औरत गाड़ी से उतरती है और पागलों की तरह भीड़ में दौड़ पड़ती है। टंग 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 टंग, तुम कहाँ आए हो? जिसके बाद वो छोटी लड़की जिसे मैंने बचाया था जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर वो औरत तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेती है। जब उसे पता चलता है कि बच्ची को सिर्फ हल्की चोट आई है, तब वो राहत की सांस लेती है, फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, थैंक यू, आपने टांग टांग की जान बचाई है। मैं शेन युनशु हूँ, शेन ग्रुप की सीईओ। बताइए, मैं आपका एहसान कैसे चुका सकती हूँ? चाहे शेन फैमिली को अपनी पूरी प्रॉपर्टी ही क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस पर यह शुआन उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और उसी वक्त उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। उम्र 25 साल, पहचान शेन ग्रुप की सीईओ, कुल संपत्ति 800 बिलियन से ज्यादा। अगर ये आज से पहले होता तो यही मौका मेरी जिंदगी बदल सकता था। सिर्फ शेन फैमिली का सहारा मिल जाता तो मैं इस शहर में किंग बन सकता था। लेकिन अब भले ही मेरे पास एक 100 बिलियन हो, फिर भी वो शेन फैमिली की दौलत के सामने कुछ भी नहीं थे, जिस पर मैं बस उसे एक बार देखता हूँ और शांत आवाज में कह देता हूँ, जरूरत नहीं है। फिर मैं बारिश भरी रात में वहां से चला जाता हूँ। शेन युनशु मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती है, फिर पीछे खड़े असिस्टेंट से कहती है, 3 मिनट के अंदर मुझे उस आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो मेरा लाइफ सेवर है, मैं उसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। इसके बाद ये शुआन अपने घर वापस पहुंच जाता है, फिर दीवार पर लगी अपने पेरेंट्स की तस्वीर को घूर कर देखने लगता है, जिस पर गोल्डन आई की रिकॉल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और कुछ ही सेकंड में मुझे पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के पीछे असली कल्पिट मेरी सौतेली मां क्वियन युलन थी। वहीं मेरी गर्लफ्रेंड जो मेनगजियाओ भी हर रात चोरी छुपे किसी रिच यंग मास्टर से मिलने जाती थी, जिस पर मैं मन ही मन फैसला कर लेता हूं कि सबसे पहले केन युलन से हिसाब चुकता करूंगा और उसके बाद झाओ मेनगजियाओ और उसके उस रिच बॉयफ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं उन्हें इस हालत में पहुंचाऊंगा कि वो डिलीवरी का काम करने लायक भी नहीं बचेंगे और सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। अगली सुबह ये शुएन सीधे ये फैमिली विला पहुंच जाता है। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, तभी हॉल से चीजें टूटने की आवाजें और चियन युलन की चीखें सुनाई देने लगती हैं। मत मारो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं ये शुएन से इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर पर साइन करवा दूंगी, तब ये विला मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। जिस पर अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसकी चीख रोक देता है। फिर मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ। हॉल पूरी तरह बर्बाद पड़ा था। क्वीन युलन, जो हमेशा घमंडी रहती थी, इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर लाल हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। सामने सोफा पर डाओगे बैठा था, जो लोन शार्क गैंग का बॉस था। उसके पीछे 4 आदमी स्टील पाइप्स लेकर खड़े थे। मैं आराम से अंदर जाता हूँ और सबको इग्नोर करते हुए सीधे हॉल के बीच में पहुंच जाता हूँ। यह देखकर डाओगे गुस्से में चिल्ला उठता है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तो तू ही है वो निकम्मा यंग मास्टर? जिस पर मैं उसकी तरफ घूर कर देखता हूँ और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में दिखाई देने लगती है। कॉम्बैट पावर 60, इंसानों में पीक लेवल, वीकनेस, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी और एक अजीब बीमारी से परेशान। हर रात ठीक 12 बजे उसके दिल में असहनीय दर्द उठता है। मैं बिना हिले बस शांत आवाज में कहता हूँ, अगर तेरा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो जिंदगी भर कुछ पकड़ नहीं पाएगा। और तेरी चेस्ट पेन, वो हर रात 12 बजे शुरू होती है। सही कहा ना? यह सुनते ही डाओगे का हाथ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि ये राज उसके सबसे करीबी आदमी भी नहीं जानते थे। तू ये सब कैसे जानता है? लेकिन मैं उसकी बात का जवाब नहीं देता और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ जाता हूँ जिसे तहस नहस किया गया था। फिर वहां अपनी माँ का छोड़ा हुआ पर्पल सैंडलवुड बॉक्स ढूंढने लगता हूँ, जिस पर क्वियन युलन तुरंत उठकर डाओगे से चिल्लाते हुए कहती है, वो ये फैमिली का पहला वारिस है, उससे साइन करवा लो, तब ये विला आपका हो जाएगा। यह सुनकर डाओगे की आंखों में लालच चमक उठता है। फिर वो गुस्से से चिल्लाता है, इसे पकड़ लो, अगर आज साइन नहीं किया तो इसकी उंगली काट देना। जिसके बाद चारों गुंडे स्टील पाइप्स लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ पीठ किए बस हल्की सांस छोड़ता हूँ। तुम लोग मुझे लड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? और बात खत्म होते ही मैं पलटकर एक साधारण साइड किक मारता हूँ।
जिस पर सबसे आगे वाला आदमी ऐसे उड़ जाता है जैसे उसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वो 5 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। बाकी तीनों गुंडे डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद मैं कॉफी टेबल के पास जाकर आखिर अपनी माँ का सैंडलवुड बॉक्स ढूंढ लेता हूँ। फिर उसके ऊपर जमी धूल साफ करता हूँ और क्वियन युलन की तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हें ओए हमेशा घर और ये फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी ना? ठीक है, अब ये सब तुम्हारा है। ये सुनते ही क्वियन युलन हैरान रह जाती है। फिर मैं डाओगे की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता हूँ और अपनी ब्लैक कार्ड निकालकर पूछता हूँ, कार्ड मशीन लाई है? हाँ, इसमें कुल 58 बिलियन है, पूरा कर्ज काट लो। यह सुनते ही क्वियन युलन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उसे लगता है कि मैं उसका कर्ज चुका रहा हूँ। जिस पर वो तुरंत घमंड से कहती है, ये शुआन, अच्छा है कि तुझे अपनी औकात समझ आ गई। अब जब तूने मेरा कर्ज चुका दिया है तो हमारे बीच सब खत्म। अब यहाँ से निकल जा, ये विला अब पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही पल दिएब शुआन की बात सीधे क्यान युलन को नरक में धकेल देती है। किसने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ? जिस पर वो क्यान युलन की तरफ मजाक उड़ाती नजरों से देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है, ये पैसा मैंने तुम्हारा कर्ज खरीदने के लिए दिया है, अब से तुम मेरी डेटर हो। यह सुनते ही क्यान युलन के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। वहीं डाओगे भी तुरंत सब समझ जाता है और अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से से क्यान युलन को घूरते हुए कहता है, अब तुम्हारा क्रेडिटर यंग मास्टर ये है। फिर वो तुरंत दिएब एक्सयूएन की तरफ पलटकर हंसने लगता है। यंग मास्टर ये, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बस कहिए, क्या मैं आपके लिए इंटरेस्ट कलेक्ट करूं? जिस पर साफ पता चल रहा था कि दाओगे अब हर हाल में दिए जुएन का सहारा पकड़ना चाहता था। इसके बाद दिए जुएन सैंडलवुड बॉक्स को हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। फिर रुककर केन युलन को देखता है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहला, अभी इसी वक्त इस विला से निकल जाओ खाली हाथ, अपने साथ एक कपड़ा तक नहीं ले जाओगी। दूसरा, 3 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा वापस करो। 1 सेकंड भी लेट हुई तो मैं सीधे पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड और पब्लिक फंड एम्बेशमेंट का केस डाल दूंगा। फिर वो डाओगे की तरफ देखकर कहता है, और अगर तुमने इसे टाइम पर पैसा लौटाने के लिए फोर्स नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर इंटेंशनल असॉल्ट का केस डाल दूंगा। गेट पर सीसीटीवी लगा है, तुम सबके जेल जाने के लिए इतना काफी है। यह कहकर दिए एक्सयूएन बिना पीछे देखे विला से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद पीछे से क्यान युलन की चीखें और डाओगे के आदमियों के तोड़फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। यह सब सुनते हुए दिए एक्सयूएन धूप के नीचे खड़ा होकर एक लंबी सांस लेता है और पहली बार उसे अंदर से सुकून फील होता है। लेकिन अगले ही पल सिस्टम फिर एक्टिवेट हो जाता है। नई मिशन जारी हुई है, 2 घंटे के अंदर 100 मिलियन खर्च करो। अगर मिशन फेल हुई तो होस्ट के शरीर का कोई फंक्शन रैंडमली रिमूव कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए हमेशा के लिए सिर्फ 3 सेकंड। यह सुनते ही दिए एक्सयूएन के होंठ फड़क जाते हैं। यह सिस्टम सच में बहुत क्रूअल है। लेकिन अगले ही पल वो हल्का मुस्कुराने लगता है। आखिर पैसा उड़ाना दुनिया का सबसे आसान काम था। जिस पर वो तुरंत एक टैक्सी पकड़ता है और सीधे जियांग सिटी के सबसे लग्जरी मॉल सीबी सेंटर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही दिए जुएन टैक्सी से उतरता है तभी एक लाल पोर्श जोरदार आवाज के साथ उसके सामने आकर रुकती है। फिर कार विंडो नीचे होती है और अंदर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड झाओ मेंगजियाओ दिखाई देती है। वो सनग्लासेस उतारकर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती है। अरे ये तो दिए एक्सयूएन है ना? सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया गया और अब डिलीवरी बॉय बन गए हो। फिर यहाँ इस हाई क्लास एरिया में क्या कर रहे हो? यहाँ के गार्ड्स भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। जब ये फैमिली बर्बाद हुई थी तब जो मेंगजियाओ ने लाइटनिंग स्पीड से दिएन श्याओन को छोड़ दिया था और तुरंत एक रिच सेकंड जनरेशन हेयर की बाहों में चली गई थी। लेकिन दिएन श्याओन उसे देखकर जरा भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि हल्का मुस्कुरा देता है। अच्छा हुआ तुम मिल गई। इस स्पेंड मनी मिशन के लिए मुझे ऑडियंस की जरूरत थी। फिर वो अपना कॉलर ठीक करते हुए हंसकर कहता है, लेकिन आज मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं पूरा मॉल खरीदने आया हूँ। यह सुनते ही झो मेंगजियाओ जोर से हंस पड़ती है। तभी कार का डोर खुलता है और उसके साथ एक फ्लैशी कपड़े पहना आदमी बाहर निकलता है। उसने फूलों वाली शर्ट पहन रखी थी और उसकी छोटी आंखें ऊपर से नीचे तक दिए एक्सयूएन को स्कैन करने लगती हैं। तो यह है तुम्हारा डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड? वो घमंड से हंसते हुए कहता है। चेहरा तो ठीक ठाक है लेकिन अफसोस द्विस गरीब है। यहाँ की एसी हवा भी पैसे लेकर चलती है। डिलीवरी करके जितना कमाता होगा उससे यहाँ 10 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाएगा। जिस पर झो मेंगजियाओ उसका हाथ पकड़कर हंसने लगती है। दिएब शुएन, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं सन हाओयू। इनके फैमिली का बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस है। हजारों बिलियन की प्रॉपर्टी है इनके पास। वो जानबूझकर हजारों बिलियन शब्द पर जोर देती है और चुनौती भरी नजरों से दिएब एक्सयूएन को देखने लगती है, जैसे वो उसके चेहरे पर जेल सी या ह्यूमिलिएशन देखना चाहती हो। लेकिन उसे निराशा ही मिलती है क्योंकि दिएब एक्सयूएन बस उसे ऐसे देखता है जैसे वो हवा हो। फिर शांत आवाज में कहता है, साइड हटो। यह सुनते ही सन हाओयू का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो आगे बढ़कर रास्ता रोक देता है और दिएब एक्सयूएन को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दिएब एक्सयूएन को छूने वाला होता है तभी दिएब एक्सयूएन की आंखों में गोल्डन लाइट चमक उठती है, जिस पर सन हाओयू की सारी इंफॉर्मेशन सामने आने लगती है। फेक रिच सेकंड जनरेशन हेयर, बाहर से ग्लैमरस, अंदर से बैंक रैप्ड, पहनी हुई शर्ट नकली लग्जरी ब्रांड,
कलाई में पहनी जिमिन शून्य एक एक हाई क्वालिटी फेक वॉच, बेल्ट असली, फाइनेंशियल स्टेटस बेहद खराब, क्रेडिट कार्ड्स मैक्सड आउट, एक लोन लेकर दूसरा चुका रहा है, पोर्श किराए की, कार रेंट अभी तक पेड नहीं। जो मेंगजियाओ को इम्प्रेस करने के लिए सब ड्रामा ये सब पढ़ते ही दिए एक्सुएन के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। फिर वो सन हाओयू के करीब जाकर धीमी आवाज में कहता है, लेकिन इतनी तेज कि आसपास के लोग भी सुन लें। असल जिमिन वॉचेस की टेक्सचर रैंडम होती है, लेकिन तुम्हारी वॉच की लाइंस कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रही। फिर वो उसकी कलाई देखकर मुस्कुराता है और रियल वॉच का कैलेंडर नंबर बहुत स्मूथली जंप करता है। अभी 1:59 है, क्यों ना 2 बजे तक वेट करें, देखते हैं तुम्हारी वॉच नंबर बदल भी पाती है या नहीं। यह सुनते ही सन हाओयू का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो वॉच सच में फेक थी, जिसे उसने सिर्फ 10 मिलियन में खरीदा था ताकि झो मेंगजियाओ जैसी गोल्ड डिगर्स को इम्प्रेस कर सके। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक डिलीवरी बॉय सिर्फ एक नजर में उसकी सच्चाई पकड़ लेगा। बकवास बंद कर, मेरी वॉच असली है। तुझे क्या पता लग्जरी ब्रांड्स के बारे में? जिस पर वो घबराहट छुपाने के लिए जल्दी से अपनी कलाई ढंक लेता है। फिर वो झो मेंगजियाओ का हाथ पकड़कर कहता है, चलो बेबी, इस पागल कुत्ते से बहस करने का फायदा नहीं, मैं तुम्हें हमेशा से बैग खरीद कर देता हूँ। यह कहकर वो जल्दी जल्दी मॉल के अंदर जाने लगता है। साफ था कि वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी दिएप एक्सुएन आराम से उनके पीछे चलते हुए कहता है, वैसे मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, साथ चलते हैं। सन हाओयू पीछे मुड़कर हंसता है, ये सीबी सेंटर है, अगर तू यहाँ एक पेयर सॉक्स भी खरीद पाया ना तो मैं वही खड़ा होकर उन्हें खा जाऊंगा। जिस पर दिएप एक्सुएन हल्का मुस्कुराता है, अपनी बात याद रखना। इसके बाद वो मॉल के ऑटोमेटिक डोर्स पार करके अंदर चला जाता है। ठंडी एसी हवा पूरे हॉल में फैल रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड्स मौजूद थे और हवा में एक्सपेंसिव परफ्यूम्स की खुशबू तैर रही थी। तभी एंट्रेंस पर खड़ी फीमेल स्टाफ झुककर बोलती है, वेलकम टू फिलिप बी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सन हाओयू और जाओ मेंगजियाओ पर पड़ती है, उसकी स्माइल और ज्यादा ब्राइट हो जाती है। सर मैम वेलकम। जिस पर सन हाओयू अपनी बेइज्जती की भरपाई करने के लिए जोर से कहता है, तुम्हारे स्टोर की सबसे महंगी वॉच निकालो, मैं अपनी वाइफ के लिए खरीदूंगा। फिर वो तिरस्कार से दिएप एक्सुएन को देखता है, क्या हुआ डिलीवरी बॉय, यहाँ भी ऐसी एंजॉय करने आ गया? ध्यान से रहना, कहीं ग्लास शेल्फ तोड़ दी ना तो तुझे बेचकर भी उसका पैसा नहीं भर पाएंगे। यह सुनते ही सारे सेल्स स्टाफ तुरंत सन हाओयू के आसपास जमा हो जाते हैं, जबकि दिएप शुएन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ एक यंग लड़की, जिसकी चेस्ट पर अभी भी इंटर्न टैग लगा हुआ था, वहीं चुपचाप खड़ी रह जाती है। वो इंटर्न लड़की हिचकिचाते हुए धीरे धीरे दिएप शुएन के पास आती है, फिर उसे एक ग्लास पानी देते हुए कहती है, सर हेलो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अगर आप सिर्फ घूमने आए हैं तब भी कोई बात नहीं है। उसकी आंखें बेहद साफ और मासूम थीं। उसने दिए जुएन के कपड़ों की वजह से जरा भी तिरस्कार नहीं दिखाया। जिस पर दिए जुएन आराम से पानी का घूंट पीता है, फिर शांत आवाज में कहता है, मैं देखने नहीं आया। यह सुनते ही झो मेंगजियाओ तुरंत हंस पड़ती है, सुना तुमने, ये खुद कह रहा है कि देखने नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था ना, ये यहाँ सिर्फ एसी की हवा खाने आया है, गार्ड्स भी ना किसी को भी अंदर आने देते हैं। जिस पर एक सीनियर सेल्स वुमन आगे बढ़ती है और सख्त आवाज में कहती है, सर अगर आप कुछ खरीदने वाले नहीं हैं तो कृपया हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, वहां सामने वेटिंग एरिया है। लेकिन दिएप एक्सुएन उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। फिर वो सामने खड़ी इंटर्न लड़की की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है। इसके बाद वो ग्लास काउंटर के बीच रखी शिकामो वॉच की तरफ इशारा करता है, फिर बगल की पूरी रो की तरफ देखकर कहता है, ये वाली, और उसके साथ पूरी रो भी, मैं सब लेता हूँ। पूरा शोरूम एकदम शांत हो जाता है। जिस पर सन हाओयू जोर से हंस पड़ता है, मेंगजियाओ सुना तुमने, ये कह रहा है कि सब खरीद लेगा, यहाँ की वॉचेस मिलाकर 70 बिलियन से ज्यादा की हैं। लगता है डिलीवरी करते करते इसका दिमाग खराब हो गया है। वहीं वो एरोगेंट सेल्स वुमन गुस्से से कहती है, सर मजाक मत कीजिए, ये फिलिप बी है, कोई सब्जी मंडी नहीं। अगर आपने और नॉनसेंस किया तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इसी बीच वो इंटर्न लड़की डरते डरते बोलती है, सर शिकामयू एक 02 मॉडल की कीमत 9.8 बिलियन है और इसे खरीदने के लिए वीआईपी क्वालिफिकेशन अप्रूवल भी चाहिए होता है। जिस पर दिएप एक्सुएन बिना कुछ बोले अपनी सस्ती जीन्स की पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और धीरे से ग्लास काउंटर पर रख देता है। टक, कार्ड रखते ही साफ आवाज गूंजती है, कार्ड स्वाइप करो, पासवर्ड 6 zeros है, अगर पेमेंट फेल हुई तो मैं यही काउंटर खा जाऊंगा। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा प्रेशर था कि इंटर्न लड़की के हाथ तक कांपने लगते हैं। फिर वो कार्ड उठाकर स्टोर मैनेजर की तरफ देखने लगती है। मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड मिडिल एज्ड आदमी था, जो काफी देर से दिएप शुएन को ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस ब्लैक कार्ड पर पड़ती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये इन्फिनिट जेंटू ब्लैक कार्ड है। फिर अगले ही सेकंड वो खुद ही सिर हिलाता है, नहीं, इससे भी ऊपर उसके चेहरे पर शौक साफ दिखाई देने लगता है। ये सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है, पूरी दुनिया में सिर्फ 10 कार्ड्स मौजूद हैं। जिस पर वो तुरंत चिल्लाता है, सब चुप रहो, पीओएस मशीन यहाँ लाओ, मैं खुद कार्ड स्वाइप करूंगा। लेकिन सन हाओयू अभी भी हंस रहा था, ड्रामा करते रहो, ये किसी सैलून मेंबरशिप कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं, मैं भी देखता हूँ इससे क्या निकलता है। लेकिन अगले ही पल बीप, पीओएस मशीन ट्रांजैक्शन कंप्लीट की आवाज निकालती है। साथ ही रिसीट प्रिंटर लगातार बिल प्रिंट करने लगता है। पूरा शोरूम जम जाता है। मैनेजर रिसीट देखकर कांपने लगता है। उस बिल पर इतने लंबे नंबर्स थे कि
उसकी आंखें तक चकरा जाती हैं। वो लगभग दिए एक्सयूएन के सामने घुटनों पर गिरने वाला होता है। रिस्पेक्टेड सर, 100 बिलियन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। हम तुरंत सारी वॉचेस पैक करवा देते हैं। क्या इन्हें आपके घर भेज दिया जाए? जिस पर दिए एक्सयूएन कैजुअली अपनी नई 10 बिलियन वाली स्टारी स्काई वॉच उठाकर पहन लेता है। फिर बाकी वॉचेस की तरफ देखकर कहता है, कोई बड़ा बैग ढूंढो, मैं इन्हें खुद लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही मैनेजर का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 100 बिलियन की वॉचेस बैग में? अब जाकर सन हाओयू और जो मेंगजियाओ सच में डर जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो गई थी? क्या इसे घर से नहीं निकाला गया था? जिस पर सन हाओयू को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। अभी कुछ देर पहले ही वो अपनी फेक लग्जरी वॉच दिखाकर शेखी मार रहा था, और यहाँ दिएब जुएन 70 बिलियन की वॉचेस ऐसे खरीद रहा था जैसे सड़क से सब्जियां उठा रहा हो। वहीं जो मेंजियाओ की नजर लगातार डीएब शुएन की रिस्ट पर चमकती स्टारी स्काई वॉच पर टिकी हुई थी। उसके अंदर जलन से आग लग चुकी थी। फिर वो कांपती आवाज में कहती है, ये शुआन। इसके बाद वो तुरंत सन हाओयू का हाथ छोड़ देती है और सेडक्टिव स्माइल बनाकर डीएब शुएन के करीब आने लगती है। तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे ना? वो झूठी मासूमियत से कहती है, असल में मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई। वो सन हाओयू ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन दिएब जुएन उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो बस ठंडी आवाज में एक ही बात कहता है, अभी कुछ देर पहले कौन सॉक्स खाने वाला था? यह सुनते ही सन हाओयू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो पीछे हटते हुए डिस्प्ले शेल्फ से टकरा जाता है। तो तू क्या चाहता है? फिर वो डरकर चिल्लाता है, मेरे बाप को जानता है? जिस पर दिएब एक्सयूएन शांत आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारे बाप में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके बाद वो मुड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो सीनियर सेल्स वुमन के सामने रुकता है जिसने उसे इंसल्ट किया था। फिर वो इंटर्न लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, आज की पूरी कमीशन इसे मिलेगी। इसके बाद उसकी नजर उस एरोगेंट सेल्स वुमन पर जाती है, और जहां तक तुम्हारी बात है, अगली बार मैं तुम्हें यहां ना देखूं, यही बेहतर होगा। यह सुनते ही मैनेजर तुरंत झुक जाता है। अंडरस्टूड सर, हम इसे अभी टर्मिनेट कर देंगे। फिर वो एक्साइटेड होकर इंटर्न लड़की से कहता है, श्याओ शेन, जल्दी सर को थैंक यू बोलो। सिर्फ आज की कमीशन से तुम जियांग सिटी में घर खरीद सकती हो। इसके बाद दिएब शॉन फिलिप बी स्टोर से बाहर निकल जाता है। फिर सिस्टम पैनल देखकर हल्का मुस्कुराता है। 100 बिलियन स्पेंट, रिमेनिंग टारगेट 250 बिलियन, रिमेनिंग टाइम 1 घंटा 20 मिनट। जिस पर वो बिना रुके बगल वाले अरमानी लग्जरी स्टोर में घुस जाता है। क्या मैं आपको लेटेस्ट कलेक्शन दिखाऊं? लेकिन दिएब एक्सयूएन सीधे कहता है, हर डिजाइन के 3 सेट्स पैक करो, और नेक्स्ट स्टोर से लिमिटेड क्रोकोडाइल लेदर सूटकेसेस भी ले आओ, उनमें ये क्लोथ्स भर देना। फिर वो कैजुअली कहता है, और हैन ब्रांड के 100 कलेक्शंस अलग पैक करना, डिलीवरी स्टेशन वाले भाइयों को दूंगा हाथ साफ करने के लिए। अगले 1 घंटे में पूरा सीबी मॉल हिल जाता है। एक मिस्टीरियस सुपर रिच आदमी जिसने साधारण यूनिक्लो जैसे कपड़े पहन रखे थे, पूरे मॉल के लग्जरी स्टोर्स को तूफान की तरह साफ करता जा रहा था। वो प्राइसेस देखता तक नहीं था, बस एक ही बात कहता था, पैक एवरीथिंग। जिस पर मॉल का जनरल मैनेजर खुद 20 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था, सिर्फ बैग्स उठाने के लिए। वहीं सन हाओयू और जाओ मेंगजियाओ पीछे खड़े बिल्कुल जोकर्स जैसे लग रहे थे। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि दिएब एक्सयूएन के पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया। जाओ मेंगजियाओ अपने नेल्स हथेली में गड़ा लेती है। उसकी आंखें जेल सी से लाल हो चुकी थीं। ये जरूर इलीगल मनी है, मैं इसकी कंप्लेन करूंगी। तभी पूरे मॉल में अनाउंसमेंट गूंजती है, डियर कस्टमर्स, आज सीबी मॉल आधा घंटा पहले बंद होगा, क्योंकि एक स्पेशल गेस्ट ने रूफटॉप स्काई गार्डन रेस्टोरेंट पूरी तरह बुक कर लिया है। साथ ही वर्ल्ड फेमस पियानो जीनियस लैंग लैंग को लाइव परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया है। पूरा मॉल शॉक में भर जाता है, और दूसरी तरफ दिएब एक्सयूएन सेकंड फ्लोर रेलिंग के पास खड़ा हल्का मुस्कुराता है, क्योंकि ये भी सिस्टम द्वारा दिया गया एक स्पेंडिंग प्रोजेक्ट था। सिर्फ इस डिनर सर्विस पर ही 17 बिलियन खर्च हो चुके थे। दिएब एक्सयूएन सिस्टम पैनल की तरफ देखता है, मिशन कंप्लीट, करंट स्पेंट अमाउंट 100 बिलियन। जिसके बाद तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजने लगती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, फर्स्ट एग्जिट ट्रैवेजेंट स्पेंडिंग अचीवमेंट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड एक्टिवेटिंग, 10x कैशबैक रिवॉर्ड ट्रिगर्ड, 3500 बिलियन कैश सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड, 51% शेयर्स ऑफ सीपीआई मॉल ऑफिशियली ट्रांसफर्ड टू होस्ट, चार्म एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स अपग्रेड। ये सुनते ही दिए एक्सयूएन कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। तो अब पूरा सीकेबी मॉल मेरा हो चुका है। उसी वक्त मॉल का जनरल मैनेजर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है। उसके फोन पर अभी अभी हायर अप्स का कॉल आया था। वो आते ही झुक जाता है, सर माफ कीजिए कि मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया। मैं जो जीवान हूँ, सीकेबी मॉल का जनरल मैनेजर। आपने ऑफिशियली 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब से यहाँ हर फैसला आपका होगा। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग पत्थर की तरह जम जाते हैं। वहीं सन हाओयू डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़ता है, जिस पर दिएब शुएन उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो बस जाओ जीवान से कहता है, उठिए, अब मैं पहला ऑर्डर देता हूँ। इसके बाद वो दूर खड़े सन हाओयू और जाओ मेंजियाओ की तरफ उंगली दिखाता है। इन दोनों ने मेरा शॉपिंग मूड खराब किया है, इन्हें अभी बाहर फेंको, और आज के बाद सी के चेन के किसी भी मॉल में ये दोनों आधा कदम भी नहीं रखेंगे। फिर उसकी नजर सन हाओयू की फेक वॉच पर जाती है, और इसकी ये नकली वॉच
आंखों में चुभ रही है, इसे उतार दो। अगले ही सेकंड 20 सिक्योरिटी गार्ड्स भेड़ियों की तरह दोनों पर टूट पड़ते हैं। मुझे छोड़ो। दियब जुएन, मैं मेनगजिया हूँ, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम प्यार करते थे, तुम लोग पछताओगे। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। अगले ही पल सन हाओयू को जमीन पर दबा दिया जाता है। उसकी वॉच जबरदस्ती उतारी जाती है और एक गार्ड उसे पैर के नीचे कुचल देता है। क्रैक। वॉच पूरी तरह टूट जाती है। उनकी चीखें धीरे धीरे मॉल से दूर होती चली जाती हैं, जिस पर दियप एक्सयूएन एस्केलेटर के सबसे ऊपर खड़ा होकर नीचे अपने कमर्शियल एम्पायर को देखता है। तभी उसका फोन बजता है। अननोन नंबर। हेलो, क्या मैं मिस्टर दियप एक्सयूएन से बात कर रही हूँ? मैं शेन युनशु हूँ। सुना है आपने अभी सी के भी खरीद लिया है। मैं अभी नीचे सी के कैफे में हूँ। यह सुनते ही दियप एक्सयूएन हल्का मुस्कुराता है। तो वो अभी तक यहीं थी? फिर वो आराम से कहता है, ठीक है, वैसे भी मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता, मुझे मलाटांग खाना है। मिस शेन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिस पर शेन युनशु तुरंत जवाब देती है, जब तक आप मिलने को तैयार हैं मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं। कॉल खत्म होते ही दियप एक्सयूएन मुस्कुरा देता है। लगता है अगला गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद रात का जियांग सिटी दिखाई देता है। पूरा शहर काले धुएं जैसी डार्कनेस में डूबा था, जिसे ओल्ड स्ट्रीट की नियॉन लाइट्स अजीब तरीके से चमका रही थीं। तभी एक लग्जरी रोल्स रॉयस पुराने स्लम एरिया की टूटी सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आखिर एक छोटी सी मालातांग शॉप के सामने रुकती है। कार डोर खुलता है और शेन युनशु बाहर उतरती है। वहीं दूसरी तरफ दियप एक्सयूएन सड़क किनारे लाल प्लास्टिक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स तोड़ रहे थे। उसके पास लग्जरी शॉपिंग बैग्स का पहाड़ लगा हुआ था, जिस पर वो शेन युनशु को देखकर कहता है, क्या हुआ मिस शेन, इतनी गंदी जगह देखकर डर लग रहा है? फिर वो सामने वाली चेयर पर हाथ मारता है। बैठो, यहाँ के बीफ बॉल्स पूरे जियांगसे में सबसे बेस्ट हैं। शेन युनशु गहरी सांस लेती है, फिर उसके सामने बैठ जाती है। मिस्टर, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। वो दियप एक्सयूएन को ध्यान से देखते हुए कहती है, मैंने सोचा था कि हजारों बिलियन की प्रॉपर्टी वाला आदमी खाने की जगहों को लेकर ज्यादा पिकी होगा। जिस पर दियप एक्सयूएन हंस देता है। पैसा इंसान को फ्री बनाता है, चेन नहीं पहनाता। फिर वो मेन्यू उसकी तरफ बढ़ाता है। ऑर्डर करो, तुमने कहा था ट्रीट दोगी, सिर्फ इसलिए कम मत ऑर्डर करना कि खाना चीप है। शेन युनशु मेन्यू देखने लगती है। बीफ बॉल 7,000, सीवीड 4,000। उसके इमोशंस बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे पहले तक दियप एक्सयूएन बारिश में जान जोखिम में डालकर डिलीवरी करता था। लेकिन आज वो उसके सामने बैठा था, एक ऐसी मिस्टीरियस ऑरा के साथ जिसे शेन युनशु जैसी एक्सपीरियंस्ड बिजनेस वुमन भी समझ नहीं पा रही थी। वो आखिरकार मेन्यू नीचे रख देती है। कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए, लेकिन मिस्टर, ये अब हमें सीरियस बात करनी चाहिए। आपने टांग टांग को बचाया, फिर सी के बी भी खरीद लिया, लेकिन दियप एक्सयूएन तुरंत उसे बीच में रोक देता है। खाना खाते वक्त बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए, एसिड बढ़ता है। फिर वो शॉप ओनर आंटी से चिल्लाकर कहता है, आंटी 2 बड़े बॉल्स, मीडियम स्पाइसी और विनेगर ज्यादा डालना। जिस पर आंटी हंस पड़ती है, अरे श्याओ, ये आज गर्लफ्रेंड को घुमाने लाया है क्या? बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी पतली लग रही है, इसे ज्यादा खिलाना पड़ेगा। आज का बिल मेरी तरफ से। यह सुनते ही शेन युनशु का चेहरा कानों तक लाल हो जाता है। वो जल्दी से हाथ हिलाने लगती है। नहीं नहीं, मैं। लेकिन दियप एक्सयूएन हंसते हुए बीच में बोल देता है, ये मेरी क्रेडिटर है। फिर वो विनेगर की बोतल उठाकर उसके बाउल में ढेर सारा विनेगर डाल देता है। ट्राई करो, इस डिश की सोल यही है। इस तरह अचानक टॉपिक बदल जाने की वजह से शेन युनशु का सीरियस नेगोशिएशन मोड आधा खत्म हो जाता है। फिर वो धीरे से कैबेज का एक पीस खाती है। अगले ही पल हॉट स्पाइसी सूप और खट्टे विनेगर का स्वाद उसकी टेस्ट बर्ड्स पर एक्सप्लोड कर जाता है, जिस पर वो हल्का खांसने लगती है। आंखों में पानी तक आ जाता है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। दियप एक्सयूएन उसे टिश्यू देते हुए कहता है। शेन युनशु ऑकवर्ड होकर टिश्यू लेती है और अपने होंठ साफ करने लगती है। उस पल पहली बार उसके चेहरे से वो कोल्ड सीईओ वाला मास्क हटता है और वो एक नॉर्मल लड़की जैसी दिखाई देने लगती है। फिर अचानक वो धीमी आवाज में कहती है, मिस्टर, ये मैं सिर्फ टंग टंग को बचाने के लिए आपका शुक्रिया नहीं कहना चाहती। असल में सी के भी हमेशा हमारी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पोजीशंस को लेकर दबाव में रखता था। अगर आपने मॉल खरीदकर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया होता तो अगले महीने हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट को कैंसिल करना पड़ता। जिस पर दिए एक्सयूएन कैजुअली मीटबॉल खाते हुए गोल्डन आई एक्टिवेट कर देता है। अचानक शेन युनशु के सिर के ऊपर रेड डेटा लाइंस उभरने लगती हैं। टारगेट शेन युनशु, आइडेंटिटी शेन ग्रुप चेयरवुमन, करंट स्टेट एक्सट्रीम एग्जॉस्शन, मेंटल ब्रेकडाउन नियर लिमिट, कोर क्राइसिस 1, कैपिटल चेन अबाउट टू कोलैप्स, राइवल तियानशेंग फंड द्वारा ट्रैप, फंडिंग शॉर्टेज 2800 बिलियन, कोर क्राइसिस 2, इंटरनल बिट्रेयल, चीफ डिजाइनर जो पेंग ब्राइब्ड बाय तियानशेंग फंड, टुमारो मॉर्निंग के बिडिंग प्लान लीक होने वाले हैं, कोर क्राइसिस 3, फैमिली गैम्बलिंग एग्रीमेंट, अगर इस क्वार्टर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सीईओ पोजीशन छिन जाएगी। साथ ही उसे तियानशेंग फैमिली के यंग मास्टर से फोर्स्ड मैरिज करनी पड़ेगी। टाइम बिफोर कोलैप्स 12 घंटे। ये सब देखकर दिए एक्सयूएन की चूइंग मोशन तक रुक जाती है। ये कोई फीमेल सीईओ नहीं, ये तो तांग मोंक मीट बन चुकी है, जिसे हर कोई खाने के लिए तैयार बैठा है। फिर वो चॉपस्टिक्स नीचे रखता है और आधी मुस्कान के साथ शेन युनशु की तरफ देखता है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोडक्ट लॉन्च वेन्यू है। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी जानकारी के मुताबिक
तुम्हारी कंपनी की हालत ऐसी हो चुकी है कि सीबी मॉल का रेंट देने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ 100 मिलियन नहीं बचे। थमवंथु डीएपस्वेन को घूर कर देखती है, जिस पर वो हैरानी से पूछती है, तुम्हें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कैसे पता है? ये तो टॉप सीक्रेट है, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट को भी इसके बारे में नहीं पता। कहीं तुम कोई कमर्शियल स्पाई तो नहीं हो? जिसके जवाब में डीएपस्वेन एक टिश्यू पेपर निकालता है और फिर आराम से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों पर लगे तेल के निशान साफ करने लगता है। उसकी उंगलियां लंबी और गर्म होती हैं, जो जैसे ही थाम वान थू की ठंडी स्किन को टच करती हैं, वो हल्का सा कांप उठती है, जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचती। इसके बाद दीएप एक्सयूएन मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ, कोई स्पाई नहीं। और सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम इस हालत में क्यों पहुंची हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास एक ट्रेटर मौजूद है। ये सुनते ही थाम वान थू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। तभी अचानक उसका फोन जोर से वाइब्रेट करने लगता है। स्क्रीन पर डिजाइन डायरेक्टर चू ब्यांग का कॉल फ्लैश हो रहा होता है, जिस पर वो एक बार दीएप एक्सयूएन की तरफ देखती है और दीएप एक्सयूएन उसे इशारे से कॉल उठाने को कहता है। हेलो डायरेक्टर चू, कल के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कहां तक पहुंची? जिसके जवाब में दूसरी तरफ से घबराई हुई और पछतावे से भरी आवाज सुनाई देती है। प्रेसिडेंट थाम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे सर्वर पर हैकर अटैक हुआ है। प्रोजेक्ट लूक चो के सारे डिजाइन ड्राफ्ट्स और डेटा पूरी तरह लॉक एंड डिस्ट्रॉय हो गए हैं। यहां तक कि बैकअप हार्ड डिस्क भी खराब हो गई है। यह सुनते ही थाम वान थू अचानक अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि पीछे रखी प्लास्टिक चेयर पलटकर गिर जाती है। वो शॉक में चिल्लाकर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? हमारा फायरवॉल तो टॉप लेवल सिक्योरिटी वाला है और बैकअप हार्ड डिस्क तो तुम्हारी सेफ में रखी थी, वो कैसे खराब हो सकती है? जिस पर चू बैंग घबराई आवाज में कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल सुबह 9 बजे बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है। ओपोनेंट साइड शायद पहले से तैयारी करके बैठी थी। हम बर्बाद हो गए। यह सुनते ही थामवंथु के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर जैसे कमजोर पड़ जाता है। वो वापस बैठने की कोशिश करती है, लेकिन चेयर पहले ही गिर चुकी होती है और तभी जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, दीएप एक्सयूएन एक हाथ से उसे संभाल लेता है। इसके बाद वो बेहद कामली जमीन से फोन उठाता है और दूसरी तरफ अभी तक कनेक्टेड चू ब्यांग से कहता है, काफी अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें तो गोल्डन स्टैच्यू मिलना चाहिए। जिस पर दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर चू ब्यांग गुस्से में पूछता है, तू कौन है? दीएप एक्सयूएन जोर से हंसता है और कहता है, मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि चू ब्यांग, अब तुम्हें प्रे करना चाहिए। थिएनथुंग कैपिटल ने जो 70 बिलियन सेटलमेंट मनी तुम्हें दी है, उससे कम से कम एक अच्छी व्हील चेयर तो खरीद ही लेना। इतना कहकर वो सीधे कॉल काट देता है और फोन वापस टेबल पर फेंक देता है। इस वक्त थामवंथु डीएप शाउन के सीने से लगी कांप रही होती है। उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी होती हैं। अभी वो कोई कोल्ड सीईओ नहीं लग रही होती, बल्कि एक ऐसी औरत लग रही होती है जो पूरी तरह टूट चुकी है। वो कांपती आवाज में कहती है, सब खत्म हो गया, ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। डिजाइन्स खो गए तो कल हमें कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन माना जाएगा। मुझे 1000 बिलियन का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। शेन फैमिली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर दीएप एक्सयूएन की आवाज भीड़ भाड़ वाले नाइट मार्केट के बीच बेहद साफ सुनाई देती है। उसकी कामनेस में एक अजीब कॉन्फिडेंस होता है जो सामने वाले को भी स्टेबल फील करवाने लगता है। वो उसके कंधों को पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करता है और कहता है, डिजाइन्स गए हैं तो दोबारा बनाए जा सकते हैं, पैसे गए हैं तो फिर से कमाए जा सकते हैं। जब तक इंसान जिंदा है गेम खत्म नहीं होता। जिस पर थामवांथु की आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू बाहर आने लगते हैं। वो टूटे हुए स्वर में कहती है, लेकिन अब टाइम नहीं है, सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। वो डजन्स डिजाइनर्स की 3 महीने की मेहनत थी। जिसके जवाब में डीएप एक्सयूएन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, किसने कहा टाइम नहीं है? इसके बाद वो उसका हाथ छोड़ता है, जमीन पर पड़े लग्जरी शॉपिंग बैग्स उठाता है और उसकी आंखों में अचानक हंटर जैसी एक्साइटमेंट चमकने लगती है। चलो, थामवंथु कंफ्यूज होकर पूछती है, कहाँ? जिस पर डीएप एक्सयूएन कहता है, तुम्हारी कंपनी। अगर उस चू बैंग ने कहा है कि डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, तो आज रात मैं उसे मिरेकल दिखाऊंगा। टुनाइट हम ट्रेटर हंटिंग खेलेंगे। आधे घंटे बाद जांगथन सीबीडी में मौजूद शिन ग्रुप बिल्डिंग पूरी रोशनी से चमक रही होती है। पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट केओस में डूबा होता है। दर्जनों डिजाइनर्स ब्लैक स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स के सामने बैठे सिर पकड़कर परेशान हो रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है तो कोई गुस्से में गालियां दे रहा होता है। बीच में चू ब्यांग खड़ा होकर फेक तरीके से टेक्नीशियंस को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, लेकिन उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही होती है। उसके होंठों पर एक मुश्किल से दिखने वाली स्मग स्माइल बनी हुई होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बस आज की रात निकल जाए और कल थामवंथु की पोजीशन खत्म होते ही वो थियन सिन कैपिटल में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तभी बाहर अचानक हलचल मचती है। प्रेसिडेंट थाम आ गई, जिस पर चू ब्यांग तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदलता है और दुखी होने का नाटक करते हुए आगे बढ़ता है। प्रेसिडेंट थाम, आखिर आप आ गई, मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि थामवांथु टूट चुकी होगी। मगर वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आती है। उसकी आंखों में आंसुओं के निशान जरूर होते हैं, लेकिन उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा शार्प लग रहा होता है। और उसके साथ एक यंग आदमी चल रहा होता है, जिसने अरमानी सूट पहना होता है, लेकिन हाथ में मालातांग हॉटपॉट का बैग पकड़ा हुआ होता है। जिस पर चू ब्यांग कंफ्यूज होकर पूछता है, ये कौन है? दिए जुएन कैजुअली बैग को मीटिंग टेबल पर रखता है और कहता है, मैं फूड डिलीवरी देने आया हूँ।
इसके बाद वो सीधे चू ब्यांग की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखें इतनी डेंजरस होती हैं कि चू ब्यांग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत थाम वानथू से कहता है, प्रेसिडेंट थाम, इस वक्त भी आप आउटसाइडर को अंदर लाकर ट्रबल क्रिएट कर रही हैं? जिस पर दिए जुएन हल्का सा हंसता है और कहता है, डायरेक्टर चू, तुम्हारी एक्टिंग थोड़ी ओवर नहीं हो रही? फिर वो ब्लैक स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स की तरफ इशारा करता है और पूछता है, तुम कह रहे थे कि हैकर अटैक हुआ और डेटा डिस्ट्रॉय हो गया? चुबांग सख्त आवाज में जवाब देता है, बिल्कुल, टेक्निकल डिपार्टमेंट उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दिएप सुएन सीधे मेन कंट्रोल कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चलने लगती हैं कि बाकी लोग देख भी नहीं पाते। वो हैकर स्किल एक्टिवेट करके नेटवर्क में घुस जाता है, डेटा ट्रेस करने लगता है और सोर्स कोड रिकवर करने लगता है। काली स्क्रीन पर ग्रीन कोड्स पागलों की तरह तेजी से स्क्रॉल होने लगते हैं। पास खड़ा टेक्निकल डायरेक्टर शॉक में बोल पड़ता है, ये कैसी टाइपिंग स्पीड है? क्या ये कोडिंग के साथ रिवर्स ट्रेसिंग भी कर रहा है? सिर्फ 1 मिनट के अंदर। टक, दिए एक्सयूएन एंटर की दबाता है और अगले ही पल जो बड़ी स्क्रीन अभी तक ब्लैक थी वो अचानक चमक उठती है। लेकिन उस पर डिजाइन्स नहीं बल्कि सर्विलांस फुटेज और चैट हिस्ट्री दिखाई देने लगती है। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि आधे घंटे पहले चू ब्यांग सर्वर में एक यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करता है और फिर प्रेसिडेंट जाओ थियनसिन नाम के कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजता है, काम हो गया, सारा डेटा डिलीट कर दिया। वो बेवकूफ थाम वानथू अब खत्म हो चुकी है। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। सभी डिजाइनर्स की नजरें नाइफ की तरह एक साथ चू ब्यांग पर टिक जाती हैं, जिस पर चू ब्यांग का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो घबराकर चिल्लाता है, ये फेक है, ये फ्रेमिंग है। प्रेसिडेंट थाम, आप मुझ पर भरोसा करने की बजाय इस लूजर पर ट्रस्ट कर रही हैं। लेकिन थाम वानथू बस बड़ी स्क्रीन को देखती रह जाती है। उसका दिल जैसे टुकड़ों में कट रहा होता है। सिक्योरिटी, इस गद्दार को तुरंत पकड़ो और अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। यह सुनते ही गार्ड्स, जो काफी देर से गुस्सा दबाकर खड़े थे, तुरंत चू ब्यांग पर टूट पड़ते हैं। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी चू ब्यांग पागलों की तरह चिल्लाता रहता है, थामवंथु, तुम मुझे अरेस्ट करवाने की हिम्मत करती हो? मेरे डिजाइन टीम के बिना कल तुम्हारे पास सिर्फ मरने का रास्ता बचेगा। मैं भी देखता हूं तुम सिचुएशन कैसे पलटती हो। जिस पर गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। हालांकि ट्रेटर पकड़ा जाना सभी के लिए सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी भी वहीं खड़ी होती है, क्योंकि डिजाइन्स सच में गायब हो चुके होते हैं। इसके बाद पूरा ऑफिस एक बार फिर होपलेस साइलेंस में डूब जाता है। तभी टेक्निकल डायरेक्टर हिचकिचाते हुए दिएप एक्सयूएन से पूछता है, सर, अगर आपने सर्विलांस कैमरा रिकवर कर लिया तो क्या डिजाइन्स भी वापस आ सकते हैं? जिसके जवाब में दिएप जुएन सिर हिलाकर कहता है, डेटा फिजिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। यह सुनते ही सबके दिल जैसे पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन तभी दिएप जुएन अचानक टोन बदल देता है। वो आराम से चेयरमैन सीट पर जाकर बैठता है, स्पाइसी नूडल्स का बॉक्स खोलता है और बिल्कुल कैजुअली कहता है, वैसे भी वो डिजाइन्स गार्बेज थे, अगर उन्हीं चीजों के साथ बिडिंग में जाते तो लोग हंसते। यह सुनते ही डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड गुस्से से फट पड़ता है। तुमने क्या कहा? वो हमारे 3 महीने की मेहनत थी। लेकिन दिएप सुएन किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बस थाम वानथू की तरफ देखकर कहता है, कोई ड्राइंग पेन और पेपर है? जिस पर थाम वानथू कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाती है और फिर इंस्टिंक्टिवली अपना टैबलेट और स्टाइलस पेन उसकी तरफ बढ़ा देती है। तुम क्या करने वाले हो? दिए जुएन पेन पकड़कर उंगलियों में घुमाता है और तभी उसके दिमाग में सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। होस्ट क्रिटिकल सिचुएशन में है। एक्टिवेटिंग गॉड लेवल क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग स्किल, फ्यूचर वर्जन 2035 लोडेड। अगले ही पल उसकी आंखों में फ्यूचरिस्टिक कलर्स और इम्पॉसिबल डिजाइन्स भरने लगते हैं, ऐसे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स जो इस एरा से कई साल आगे के लग रहे होते हैं। इसके बाद दिए एक्सयूएन ड्राइंग स्टार्ट करता है और कैजुअली कहता है, अगर तुम लोग उसे मास्टरपीस मानते हो तो आज रात मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रियल आर्ट क्या होती है। अगले 1 घंटे में शेन ग्रुप का पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट अपनी पूरी दुनिया हिलती हुई फील करता है। जिस आदमी को वो अभी तक डिलीवरी बॉय समझ रहे थे, वही अब ह्यूमन प्रिंटर मशीन बन चुका होता है। उसकी हैंड स्पीड इतनी तेज होती है कि उंगलियों के आफ्टर इमेजेस तक दिखाई देने लगते हैं। एक के बाद एक ब्रेथ टेकिंग डिजाइन्स स्क्रीन पर उभरने लगते हैं। हर पर्सपेक्टिव, हर लाइटिंग इफेक्ट, हर कंपोजिशन इतना इंसेन होता है कि डिजाइनर्स खुद शॉक में चले जाते हैं। ये लाइटिंग कंपोजिशन, ये तो साइबरपंक और ओरिएंटल आर्ट का परफेक्ट फ्यूजन है। ये शैडो हैंडलिंग, ये तो गॉड लेवल है। ये मास्टरपीस है। अभी तक दिए एक्सयूएन पर शक करने वाला असिस्टेंट भी अब उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसे पानी पिला रहा होता है। और फिर जब आखिरी मेन कॉन्सेप्ट ड्राइंग कंप्लीट होती है, दिए एक्सयूएन धीरे से पेन नीचे रखता है और अपनी रिस्ट घुमाता है। स्क्रीन पर एक जाइंट पोस्टर दिखाई देता है जिसका नाम होता है बिटिल है रीबर्थ। पूरी डिस्ट्रॉयड सिटी के बीच एक मैकेनिकल रोज तूफानी बारिश के अंदर खिल रही होती है। उस आर्टवर्क का फीलिंग बिल्कुल दिए जुएन जैसा होता है और साथ ही थाम वानथू की करंट सिचुएशन जैसा भी, जिस पर थाम वानथू उस पेंटिंग को देखते हुए चुपचाप रोने लगती है। फिर वो धीरे से दिए जुएन की तरफ मुड़ती है। इस वक्त दिए जुएन ठंडे हो चुके स्पाइसी नूडल्स खा रहा होता है, जैसे उसने कोई इम्पॉसिबल काम नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्केच बनाया हो। और उसी पल थाम वानथू की इमोशनल वॉल पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद दिएप एक्सयूएन आखिरी बाइट खाकर कैजुअली कहता है, काम खत्म, अब जाल समेटने का टाइम आ गया। वो धीरे से खड़ा होता है और फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो के सामने जाकर जियांग थान की रात को देखने लगता है।
कल की बिडिंग में मैं थिएनसिन कैपिटल से वो सब उगलवाऊंगा जो उन्होंने निगला है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। फिर वो हल्का सा सिर घुमाकर थाम वांथू की तरफ देखता है और मुस्कुराकर पूछता है, प्रेसिडेंट थाम, क्या तुम मेरे साथ एक बड़ा गेम खेलने की हिम्मत रखती हो? जिस पर थाम वांथू उसके पास आकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। अब उसकी आंखों में कंफ्यूजन नहीं बल्कि प्योर डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही होती है। वो बिना हिचके कहती है, डर किस बात का? वर्स्ट केस में हार गए तो ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ डिलीवरी गर्ल बन जाऊंगी। ये सुनते ही दिए एक्सयूएन हल्का सा हंस देता है। डिलीवरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर वो उसकी तरफ झुककर धीरे से कहता है, क्योंकि मेरे पैसेंजर सीट पर सिर्फ बॉस लेडी बैठ सकती है। अगली सुबह जियांग थान इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आज फाइनल बिडिंग होने वाली होती है। ये प्रोजेक्ट पूरे न्यू सिटी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला होता है, जिसकी वैल्यू टेंस ऑफ ट्रिलियंस में होती है। और यही डिसाइड करने वाला होता है कि अगले 10 साल तक जियांग थान का बिजनेस किंग कौन बनेगा। तभी एक फ्लोरेसेंट ग्रीन लैम्बोर्गिनी जोरदार इंजन रोअर के साथ वीआईपी पार्किंग में घुसती है और सीधे पार्किंग लाइन तक क्रश करते हुए रुकती है। कार डोर ऊपर उठता है और उससे शूहियन बाहर निकलता है। वो थिएन सिन्हा कैपिटल का यंग मास्टर होता है। उसके पीछे छू ब्यांग भी चापलूसी भरे चेहरे के साथ चलता आ रहा होता है। छू ब्यांग के चेहरे पर अभी भी चोटों के निशान होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही होती है। वो हंसकर कहता है, यंग मास्टर गो, आप टेंशन मत लीजिए, थामवान तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। डेटा मैंने खुद डिस्ट्रॉय किया था, यहाँ तक कि हार्ड डिस्क भी पावरफुल मैग्नेट से इरेज कर दी थी। अब अगर कोई इमॉर्टल गॉड भी उतर आए तब भी वो आज ब्लैंक पेपर लेकर ही स्टेज पर जाएगी। जिस पर शूहियन सेटिस्फाइड होकर हंसता है, बहुत बढ़िया, जब शेन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी तब वो एरोगेंट औरत आखिरकार मेरे नीचे होगी। लेकिन तभी एक ब्लैक ऑडी धीरे धीरे पार्किंग एरिया में एंटर करती है। वो थाम वानथू की कार होती है। बाकी लग्जरी सुपरकार्स के बीच उसकी कार काफी सिंपल और लो प्रोफाइल लग रही होती है। शूहियन सीटी बजाते हुए चू ब्यांग के साथ आगे बढ़ता है और सीधे कार के सामने रास्ता रोक लेता है। ओहो, ये तो हमारी ब्यूटीफुल प्रेसिडेंट थाम है। कार डोर खुलता है और थाम वांथू बाहर उतरती है। पूरी रात जागने के बावजूद आज उसका ऑरा अलग ही लेवल का होता है। उसकी आंखों में कल वाली चिंता नहीं होती। और तभी ड्राइवर सीट से दिए एक्सयूएन भी बाहर आता है। आज उसने डार्क ग्रे सूट पहना होता है। बिना टाई के भी उसके अंदर लेजी लेकिन रॉयल वाइब निकल रही होती है। उसके हाथ में सिल्वर मेटल ब्रीफकेस होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अगर समझदार हो तो रास्ते से हट जाओ। जिस पर शू हियन हंसते हुए कहता है, थाम वांथू, मरने वाली हालत में भी एटीट्यूड कम नहीं हुआ तुम्हारा। सुना है कल रात तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट में लोग रो रो कर पागल हो गए थे, यहाँ तक कि सर्वर भी क्रैश हो गया। फिर वो धीरे से उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और नीचे आवाज में कहता है, असल में अगर आज रात तुम मेरे रूम में आ जाओ तो शायद मैं इक्विजिशन प्राइस थोड़ा बढ़ा दूं। लेकिन उसके सेंटेंस पूरा करने से पहले ही एक हाथ उसके सामने ऐसे वेव करता है जैसे कोई बदबू भगा रहा हो। जिस पर दिए एक्सयूएन नाक सिकोड़ते हुए कहता है, ओ भाई, माउथ स्मेल थोड़ा कम करो, मेरे बॉस की तरफ बदबू जा रही है। यह सुनते ही शूहियन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तू कौन सा कीड़ा है, यहाँ बोलने की तेरी औकात है? जिस पर चू ब्यांग तुरंत बीच में बोल पड़ता है, यंग मास्टर गो, यही वो डिलीवरी बॉय है जिसने कल रात हमारा प्लान खराब किया था। हा 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 हा, ये तो बहुत मजेदार है। एनगोजू हियन इतनी जोर से हंसने लगता है कि उसका पूरा शरीर झूलने लगता है। फिर वो थाम वांथू को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, थाम वांथू, क्या तुम पागल हो गई हो? टेंस ऑफ ट्रिलियंस वाले प्रोजेक्ट की बिडिंग में तुम एक डिलीवरी बॉय को साथ लेकर आई हो? क्या बात है? क्या जजेस को स्पाइसी नूडल्स खिलाकर रिश्वत देने वाली हो? लेकिन तभी दिए पेक्सुएन अपनी गोल्डन आइज एक्टिवेट करता है। टारगेट डिटेक्टेड, नगोजू हियन, करंट स्टेट extremely confident, kidney deficiency level 2, hidden item detected, bid floor price documents hidden inside inner pocket, blue medicine bottle detected, Professor Lou already bride, encrypted phone contains transfer records। यह सुनते ही दिए जुएन के होंठों पर हल्की स्माइल आ जाती है। ओह, जजेस को बाय भी किया है, इंटरेस्टिंग। इसके बाद वो कैजुअली इन गोतु हियन को देखकर कहता है, वैसे तुम्हारे पास मेडिसिन लाइसेंस नहीं है ना? कल रात जो हाइकॉ पिल खाई थी शायद एक्सपायर्ड थी। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है आज ब्लड डिजास्टर होने वाला है। फिर वो और करीब जाकर धीरे से कहता है, और उस ओल्ड मैन प्रोफेसर लू का पेट बहुत बड़ा है। तुमने जो थोड़े बहुत पैसे दिए हैं वो शायद उसके दांतों में भी ना फंसे। यह सुनते ही इनगो ताज़हीन की हंसी अचानक रुक जाती है। उसकी पिल्स जोर से सिकुड़ जाती हैं। ये कमीना हाइको पिल वाली बात कैसे जानता है? और प्रोफेसर लू का सीक्रेट भी? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दिए जुएन पहले ही थाम वानथू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ चुका होता है, जैसे वो किसी कूड़े के ढेर को बाईपास कर रहा हो। लिफ्ट में जाते वक्त थाम वानथू धीरे से पूछती है, अभी तुमने उससे क्या कहा था? उसका चेहरा इतना अगली क्यों हो गया? जिस पर दिए एक्सयूएन मुस्कुराकर जवाब देता है, कुछ नहीं, बस उसका फ्यूचर थोड़ा देख लिया।
फिर वो आराम से कहता है, प्रेसिडेंट हम थोड़ी देर में तुम सिर्फ प्रेजेंटेशन पर फोकस करना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद बिडिंग हॉल के अंदर 5 जजेस ऊपर पैनल में बैठे होते हैं। बीच में बैठा गंजा बूढ़ा प्रोफेसर ल्यू होता है, जो इंडस्ट्री का काफी रिस्पेक्टेड नाम माना जाता है। नीचे पूरा हॉल जांगथन के बड़े बिजनेसमैन और मीडिया रिपोर्टर्स से भरा होता है। हर तरफ कैमरास और फ्लैशिंग लाइट्स लगी होती हैं। तभी होस्ट अनाउंस करता है, अब थायन थान कैपिटल अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करे, जिस पर नगोजो हियन और चू ब्यांग स्टेज पर चढ़ जाते हैं। हालांकि पार्किंग लॉट में डीएफ शुएन ने उसे डरा दिया था, लेकिन अब अपने टेरिटरी में आते ही उसका एरोगेंट एटीट्यूड वापस लौट आता है। वो कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, थियन थान कैपिटल आपके सामने लेकर आया है अर्बन ओएसिस। इसके बाद स्लाइड्स चलने लगती हैं। हम एक स्काई गार्डन सिटी बनाएंगे, जिसमें इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल सिस्टम परफेक्टली इंटीग्रेट होंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती है, नीचे ऑडियंस में हलचल शुरू हो जाती है। रुको जी, ये तो शैन ग्रुप का ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है? जिस पर थाम वानथुर अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां तक सफेद पड़ जाती हैं, क्योंकि चू ब्यांग ने ओरिजिनल फाइल्स डिलीट जरूर की थी, लेकिन उनकी कॉपी सीक्रेटली एनगोजो हियन को दे दी थी। और अब अर्बन ओएसिस नाम बदलकर वही शेन ग्रुप का डिजाइन बन चुका होता है। थाम वानथु दांत भींचते हुए कहती है, ये एरियल कॉरिडोर स्ट्रक्चर हमारा पेटेंटेड डिजाइन है, और ये फोटोसिंथेसिस ग्लास वॉल भी हमारी एक्सक्लूसिव आइडिया थी। जिस पर नीचे बैठे दीएप एक्सयूएन ठंडी हंसी हंसता है। फिर वो अपना फोन निकालकर सिस्टम को कमांड देता है, हैक इनटू हॉल सिस्टम, कनेक्ट प्रेजेंटेशन कंट्रोल, कनेक्शन सक्सेसफुल। दीएप एक्सयूएन हल्का सा मुस्कुराता है, अगर कॉपी करना ही है तो अब मैं तुम्हें प्रॉपर कॉपी दिखाता हूँ। उधर स्टेज पर नगोजो हियन प्राउडली बोल रहा होता है, ये हमारी टीम की 6 मंथ्स मेहनत का रिजल्ट है, कंप्लीटली यूनिक। लेकिन तभी पूरे हॉल की जायंट स्क्रीन अचानक फ्लिकर करने लगती है, और अगले ही पल स्क्रीन 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। लेफ्ट साइड पर थियन थान कैपिटल का अर्बन ओएसिस चल रहा होता है, जबकि राइट साइड पर शेन ग्रुप की 3 महीने पुरानी इंटरनल मीटिंग वीडियो प्ले होने लगती है। पूरा हॉल इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। फिर अगले ही सेकंड केओस शुरू हो जाता है। होली शिट, ये तो शेन ग्रुप का ओरिजिनल डिजाइन है, यहाँ तक कि कलर स्कीम भी सेम है। थियन थान कैपिटल ने सीधा कॉपी पेस्ट किया है। इतनी बड़ी कंपनी होकर भी प्लेजराइज्म। स्टेज पर खड़ा चू ब्यांग ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबा दी हो। उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। वो पैनिक में चिल्लाने लगता है, ये क्या है, किसने ये चलाया, जल्दी बंद करो इसे। टेक्नीशियंस घबराकर जवाब देते हैं, सर सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहा, लगता है वायरस अटैक हुआ है। लेकिन प्लग निकालने से पहले ही स्क्रीन पर ब्लड रेड कलर में एक जायंट मैसेज फ्लैश होता है, कॉपीइंग ट्रैश विल नेवर क्रिएट मास्टरपीस। और अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक होकर नॉर्मल हो जाती है। नीचे ऑडियंस में बैठा दीएप एक्सयूएन आराम से फोन पॉकेट में रखता है और थाम वानथु द्वारा दी गई मिंट कैंडी खोलकर खाने लगता है। वो मुस्कुराकर पूछता है, तो प्रेसिडेंट थाम, इसे कहते हैं रिवर्स अटैक, कैसा लगा? जिस पर थाम वानथु शॉक में उसे देखती रह जाती है। उसके अंदर की सारी चिंता जैसे गायब हो चुकी होती है। दीएप एक्सयूएन कैंडी चबाते हुए कहता है, ये तो बस स्टेज वार्म अप था। फिर वो जजेस पैनल की तरफ इशारा करता है, उस प्रोफेसर लू को देखो, उसका चेहरा बनाना लीफ जैसा हरा पड़ चुका है। सच में प्रोफेसर लू इस वक्त कांटों पर बैठा फील कर रहा होता है। उसने थियन थान कैपिटल से पैसे जरूर लिए थे, लेकिन अब प्लेजराइज्म का एविडेंस सैकड़ों लोगों के सामने आ चुका होता है। अगर अब भी वो उन्हें सपोर्ट करता तो अगले दिन उसकी रेपुटेशन पूरी इंडस्ट्री में खत्म हो जाती। जिस पर मजबूर होकर वो माइक उठाता है और कहता है, अहम, थियन थान कैपिटल की प्रपोजल अभी डिस्प्यूट में है, इसे फिलहाल होल्ड किया जाता है, अगली कंपनी प्लीज। यह सुनते ही नगोजो हियन का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। वो नीचे उतरते हुए दीएप जुएन को घूर कर कहता है, हरामी, ये सब तूने किया ना, बाहर निकलने दे, सड़क पर तेरा डेड बॉडी मिलेगा। जिस पर दीएप जुएन बिल्कुल कामली जवाब देता है, वाह, मदद मांगने का तुम्हारा तरीका काफी यूनिक है। फिर वो हल्की स्माइल के साथ कहता है, वैसे थोड़ी देर में ज्यादा टिश्यूज रखना, मुझे डर है तुम रोते हुए अगली लगोगे। इसके बाद थाम वानथुर गहरी सांस लेती है और स्टेज की तरफ बढ़ती है। पूरा हॉल अब उसी को देख रहा होता है, कुछ लोग सिंपैथी से, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ प्योर क्यूरियोसिटी से, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि प्लेजराइज्म स्कैंडल के बाद शेन ग्रुप क्या पेश करने वाला है। थाम वानथु स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन उसके हाथ में ना कोई यूएसबी होती है ना कोई डॉक्यूमेंट्स। वो बस चुपचाप पोडियम के बीच खड़ी हो जाती है। स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है और इस वक्त वो बिल्कुल एक क्वीन जैसी लग रही होती है। फिर वो कोल्ड लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में बोलना शुरू करती है, एवरीवन, अभी आपने जो अर्बन ओएसिस देखा वो असल में शेन ग्रुप का डिस्कार्डेड ड्राफ्ट था। पूरा हॉल इंस्टेंटली हिल जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो डिजाइन ऑलरेडी टॉप टियर माना जा रहा था। लेकिन थाम वानथु कामली आगे कहती है, हमने उसे रिजेक्ट किया क्योंकि वो आउटडेटेड था। यह सुनते ही पूरा हॉल फिर से शोर में डूब जाता है। लेकिन तभी दीएप एक्सयूएन नीचे से हल्का सा सिर हिलाता है, जिस पर थाम वानथु धीरे से कहती है, अब असली प्रेजेंटेशन शुरू होती है। इसके बाद दीएप एक्सयूएन सिल्वर मेटल सूटकेस खोलता है, लेकिन अंदर से डॉक्यूमेंट्स निकालने की बजाय वो एक फिस्ट साइज ब्लैक क्रिस्टल बाहर निकालता है। और अगले ही पल पूरा हॉल उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर शॉक में जम जाता है। साल 2035 वर्जन वाला वो डिवाइस, जिसकी कीमत पूरे 17.5 बिलियन होती है। दीएप एक्सयूएन उस ब्लैक क्रिस्टल को स्टेज के बीचों बीच रख देता है, जिस पर पूरा हॉल
कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगता है। ये आखिर है क्या? सभी लोग गर्दन उठाकर उस मिस्टीरियस क्रिस्टल को घूरने लगते हैं और तभी अगले ही सेकंड उस क्रिस्टल से एक डीप ब्लू लाइट सीधे आसमान की तरफ शूट करती है। फिर लाइट फैलते हुए पूरे एग्जीबिशन हॉल को कवर कर लेती है। जो हॉल अभी तक ब्राइट लाइट से जगमगा रहा था वो अचानक डार्क हो जाता है, लेकिन अगले ही पल पूरे हॉल के बीचों बीच एक जिगांटिक वर्चुअल सिटी हवा में तैरती हुई दिखाई देने लगती है। अब वहां कोई बोरिंग स्लाइड्स नहीं होती, ना कोई फ्लैट ब्लूप्रिंट्स। ऐसा लग रहा होता है जैसे सभी लोग अचानक फ्यूचर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए हों। पूरा साइबरपंक स्टाइल सिटी उनके सामने जिंदा हो चुका होता है। जायंट नियॉन लाइट्स ऊपर चमक रही होती हैं। सड़कों पर चलते वर्चुअल लोगों के एक्सप्रेशंस तक साफ दिखाई दे रहे होते हैं और उन सबके बीच एक जायंट मैकेनिकल लोटस धीरे धीरे रोटेट कर रहा होता है। यही शेन ग्रुप का नया प्रोजेक्ट होता है, रीबर्थ लोटस। पूरा हॉल शॉक में जम जाता है। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? 3D नेकेड आई प्रोजेक्शन? नहीं, ये फुल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। क्या मैं हॉलीवुड साई-फाई मूवी के अंदर हूँ? ये डिजाइन तो इंसेन लेवल का है। इसके सामने अर्बन ओएसिस गांव का टॉयलेट लग रहा है। पूरा हॉल एक्सप्लोड हो जाता है। रिपोर्टर्स पागलों की तरफ फोटोज क्लिक करने लगते हैं। फ्लैश लाइट्स पूरे हॉल को दिन जैसा ब्राइट बना देती हैं। और इस सबके बीच थाम वांथो उस जायंट लोटस प्रोजेक्शन के सेंटर में खड़ी होती है, बिल्कुल किसी फेरी क्वीन की तरह। वो हल्के से वर्चुअल इंटरफेस को टच करती है और अगले ही पल पूरा आर्किटेक्चर अलग होकर फिर से रिस्ट्रक्चर होने लगता है। एक इम्पॉसिबल लेवल का कमर्शियल इकोसिस्टम सबके सामने खुल जाता है। फिर वो कॉन्फिडेंट आवाज में कहती है, हम फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते, हम फ्यूचर क्रिएट करते हैं। बस उस मोमेंट के बाद रिजल्ट पूरी तरह क्लियर हो जाता है। ये कोई कंपटीशन नहीं बल्कि वन साइडेड मैसैकरी बन चुका होता है। प्रोफेसर लू, जो थोड़ी देर पहले तक शेन ग्रुप को दबाने की सोच रहा था, अब शॉक में मुंह खोले बैठा होता है। यहाँ तक कि उसके नकली दांत तक गिरने वाले होते हैं, क्योंकि इस लेवल की टेक्नोलॉजी और डिजाइन को डिनाई करना मतलब खुद को ऑडियंस से मरवाना होता। तभी एक जज एक्साइटेड होकर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। परफेक्ट स्कोर, ये सिर्फ डिजाइन नहीं, एक एरा डिफाइनिंग मास्टरपीस है। और अगले ही पल पूरा हॉल थंडर जैसी तालियों से गूंज उठता है। तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। उधर नीचे ऑडियंस में बैठा नगोत ज़हियन पूरी तरह पैल पड़ चुका होता है। उसका चेहरा खून रहित लग रहा होता है। वो चेयर पर गिर जाता है। उसे समझ आ चुका होता है कि सब खत्म हो चुका है। चाहे उसके पास कितने भी पैसे हों, कितनी भी कनेक्शंस हों, एब्सोल्यूट पावर गैप के सामने सब मजाक बन चुका होता है। स्टेज पर खड़ी थम वंथु नीचे ऑडियंस को देखती है। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी होती हैं। फिर उसकी नजर डीप स्विन पर पड़ती है। उसके हाथ में अभी भी वो 17.5 बिलियन वाला क्रिस्टल होता है। वो हल्का सा आंख मारता है और होंठ हिलाकर कहता है, बॉस लेडी, आज तो पूरी दुनिया हिला दी। इसके बाद बिडिंग ऑफिशियली खत्म हो जाती है और शेन ग्रुप एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट जीत लेता है। जैसे ही ये न्यूज बाहर जाती है, शेन ग्रुप का स्टॉक प्राइस, जो पहले ही क्रैश होने वाला था, वो रॉकेट की तरह ऊपर शूट कर जाता है और सीधे अपर लिमिट पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट थाम, क्या ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी ने खुद डेवलप की है? चीफ आर्किटेक्ट कौन है? क्या आप हमें उससे मिलवा सकती हैं? मीडिया रिपोर्टर्स लगातार सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन थाम वानथुर भीड़ में सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही होती है लेकिन थाम वानथुर भीड़ में सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही होती है, दी एपेक्सियन। लेकिन इस पूरे सेलिब्रेशन के बीच वो कहीं दिखाई नहीं देता। उधर एग्जीबिशन सेंटर के पीछे वाली डार्क एली में दिए जुएन दीवार से टिककर सिगरेट पी रहा होता है। उसके सामने दो लोग घुटनों पर गिरे कांप रहे होते हैं। एक चुबांग, जिसका चेहरा सूजा हुआ होता है, और दूसरा अंगोतु हियन, जो डर के मारे कांप रहा होता है। उनके चारों तरफ 10 से ज्यादा ब्लैक सूट वाले बल्कि बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। उनका लीडर होता है दाओ चा, वही लोन शार्क जिसने कल रात डीएप स्वेन के सामने सरेंडर किया था। अब वो ऑफिशियली उसका सिक्योरिटी कैप्टन बन चुका होता है। एंगोतु हियन रोते हुए कहता है, ग्रैंडपा डीएप, मुझसे गलती हो गई, मैं ब्लाइंड था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एंगो फैमिली से हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। लेकिन डीएप स्वेन बस स्मोक का सर्कल बनाता है और उसके सामने झुककर मुस्कुराता है। तुझे लगता है मुझे पैसों की कमी है? इसके बाद वो एक चेक निकालता है, उस पर कुछ लिखता है और सीधा नगोत जज हियन के चेहरे पर फेंक देता है। ये 35 बिलियन है। इसे उस डिलीवरी बॉय वाले इंसल्ट का मेंटल डैमेज कंपेंसेशन समझ। एनगोत जज हियन कंफ्यूज्ड होकर कहता है, तुम मुझे पैसे दे रहे हो? जिस पर दिएप एक्सुएन हल्का सा हंसता है, गलत समझा, ये अमाउंट तू मुझे देगा। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरा उधार रखे। इसके बाद वो डाओका की तरफ देखकर कहता है, यंग मास्टर नगो को प्रोमिसरी नोट लिखना सिखाओ। इंटरेस्ट कितना रखें? जितना मकाओ में ये गैम्बलिंग लोन पर वसूलता था। यह सुनते ही डाओ का विकेट स्माइल के साथ आगे बढ़ता है, बॉस ये काम तो मेरा फेवरेट है। और फिर पीछे से नगोत जज हियन की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। लेकिन दिएप एक्सुएन बिना पीछे देखे एली से बाहर निकल जाता है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ थाम वांथु की आवाज आती है, दिएप एक्सुएन, तुम कहाँ हो?
सेलिब्रेशन पार्टी शुरू होने वाली है, तुम मेन हीरो हो, तुम्हारे बिना मैं पार्टी स्टार्ट नहीं करूंगी। जिस पर दिए एक्सयूएन हल्की स्माइल के साथ दूर चमकते सी बीडी बिल्डिंग को देखता है। शेन ग्रुप का जायंट एडवर्टाइजमेंट पूरी सिटी में चमक रहा होता है। वो धीरे से कहता है, सेलिब्रेशन रहने दो, मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं। फिर वो मजाकिया टोन में कहता है, और प्रेसिडेंट थाम, हमारी डील मत भूलना, पैसेंजर सीट मेरे लिए रिजर्व रहनी चाहिए। यह सुनकर दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की साइलेंस छा जाती है। फिर थाम वंथुर धीरे से कहती है, दीप सुएन, मुझे पैसेंजर सीट नहीं चाहिए। वो गहरी सांस लेकर आगे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ड्राइवर बनो इस लाइफ की पूरी जर्नी के लिए। क्या तुम रेडी हो? ये लगभग कन्फेशन जैसा होता है, जिस पर दीप एक्सयूएन कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में सिस्टम लाउड रेड अलर्ट बज उठता है। वार्निंग, वार्निंग, होस्ट ओवर यूज ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस अलर्टेड, ब्लैक मांबा असैसिन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट दीप सुएन, रिवॉर्ड 2500 बिलियन, एम्प्लॉयर अनगो फैमिली, 30 मिनट्स काउंटडाउन स्टार्टेड, फर्स्ट असैसिनेशन बिगिंस सून। दीप सुएन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। वो तुरंत फोन पर कहता है, वंथु, सेलिब्रेशन कैंसिल करो, अभी तुरंत घर जाओ, डोर्स लॉक कर दो, दाओचा के सारे लोग विला के बाहर डिप्लॉय कर दो, चाहे कुछ भी आवाज सुनो बाहर मत निकलना। यह सुनते ही थाम वानथू पैनिक में आ जाती है। क्या हुआ दीप सुएन, तुम मुझे डरा रहे हो? जिस पर दीप सुएन आसमान की तरफ देखता है। दूर एक ब्लैक हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, कुछ गार्बेज साफ करना है बस। फिर उसकी आंखों में डेंजरस किलिंग इंटेंट चमकती है। इस बार मैं जियांग थान के पूरे अंडरवर्ल्ड को बताऊंगा असली किंग कौन है। इसके बाद पुराने इंडस्ट्रियल जोन में, जिसे तोड़ा जा रहा होता है, हवा तक भारी महसूस हो रही होती है। वो ब्लैक हेलीकॉप्टर ऊपर गिद्ध की तरह घूम रहा होता है, लेकिन अटैक नहीं कर रहा होता। 2 चक्कर लगाने के बाद वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के ऊपर रुक जाता है। उधर सड़क के बीचों बीच दिए एक्सयूएन अकेला खड़ा होता है। उसकी सिगरेट लगभग खत्म हो चुकी होती है और फिर वो ठंडी आवाज में बोलता है, बाहर आ जाओ। दिए जुएन हल्के से अपनी सिगरेट की राख छाड़ता है, जिस पर वो ठंडी आवाज में कहता है, एक इंटरनेशनल टॉप असासिन ऑर्गेनाइजेशन होकर भी तुम लोग चूहों की तरह नालियों में छुपते फिरते हो क्या? आसपास का पूरा एरिया मौत जैसी खामोशी में डूबा रहता है। तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक बेहद हल्की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर ऐसा फील होता है मानो खुद डेथ ने आह भरी हो। अगर कोई आम इंसान होता तो वो स्पेशली मॉडिफाइड आर्मर पियर्सिंग बुलेट उसे उसी वक्त उड़ा चुकी होती, लेकिन डीएप एक्सयूएन कोई आम इंसान नहीं होता है। गोल्डन आइज की विजन में 3 गुना साउंड स्पीड से आती हुई वो बुलेट अब किसी रेंगते हुए कीड़े जैसी स्लो दिखाई देती है, जिसके पीछे गर्म धुएं की लंबी लकीर बनती चली जाती है। जिस पर डीएप एक्सयूएन एक कदम तक नहीं हटाता, वो बस हल्का सा अपना सिर झुकाता है। मूवमेंट इतनी छोटी होती है कि उसे नोटिस करना भी मुश्किल लगता है। बुलेट उसके बालों को छूते हुए पीछे के कंक्रीट पिलर में जा धंसती है और एक कटोरे जितना गहरा होल फोड़ देती है, जिस पर डीएप एक्सयूएन ऊपर देखते हुए बोलता है, बस इतना ही। उसकी नजर सीधे 500 मीटर दूर छुपे टारगेट पर लॉक हो जाती है। बिलबोर्ड के पीछे छिपा स्नाइपर बुक्सा स्कोप से उसे देख रहा होता है, लेकिन अगला ही पल उसके पूरे टैक्टिकल सूट को कोल्ड स्वेट भिगो देता है, क्योंकि डीएप एक्सयूएन वहीं खड़ा होकर उसकी तरफ मिडिल फिंगर दिखा देता है। जिस पर स्नाइपर तुरंत कॉम्स में चिल्लाता है, क्या? रिपोर्ट कैप्टन, टारगेट ने डॉज कर लिया। रिपीट, उसने बुलेट डॉज कर लिया। ये M200 स्नाइपर राइफल है, डिस्टेंस 500 मीटर, ये पॉसिबल कैसे है? तभी ईयरफोन में एक ठंडी आवाज गूंजती है, टीम बी और टीम एक्स तुरंत क्लोज कॉम्बैट में जाओ, उसे सांस लेने का मौका मत दो। आदेश मिलते ही अंधेरे में छिपे 12 ब्लैक शैडोज तेजी से बाहर निकलते हैं। सभी के शरीर पर फुल बॉडी एक्सोस्केलेटिक टैक्टिकल आर्मर लगा होता है। हाथों में साइलेंट SMG और हाई फ्रीक्वेंसी डैगर्स चमक रहे होते हैं। उनकी मूवमेंट इतनी सिंक्रोनाइज्ड होती है जैसे भेड़ियों का झुंड चारों तरफ से अपने शिकार को घेर रहा हो। जिस पर दिए एक्सयूएन बिल्कुल बीच में खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं होता, बल्कि उसकी आंखों में खून की प्यास वाली एक्साइटमेंट चमकती है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, होस्ट कॉम्बैट एनवायरनमेंट में एंटर कर चुका है, स्मार्ट स्टोर एक्टिवेट किया जा रहा है, वन टाइम डिफेंस शील्ड, प्राइस 50 मिलियन, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर हर अटैक ब्लॉक करेगा, ड्यूरेशन 10 मिनट, साइकिक एक्सपीरियंस कार्ड 1 घंटा, प्राइस 100 मिलियन, परमानेंट ग्रैंड मास्टर एट एक्सट्रीम्स फिस्ट, प्राइस 200 मिलियन, टेलीकाइनेस एबिलिटी, प्राइस 500 मिलियन। जिस पर डीएप एक्सयूएन बिना हिचकिचाए बोलता है, मैं एट एक्सट्रीम्स फिस्ट चुनता हूं। 200 मिलियन डिक्ट किए जा चुके हैं। ग्रैंड मास्टर एट एक्सट्रीम्स फिस्ट, स्किल ट्रांसफर शुरू। अगले ही पल एक भयानक गर्म लहर उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। उसकी हड्डियां क्रैक क्रैक की आवाज निकालती हैं, जबकि उसका लीन बॉडी इंस्टेंट स्टील जैसी टाइट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी हर मसल फाइबर के अंदर पहाड़ तोड़ देने वाली ताकत कंप्रेस होकर भरी हुई है। तभी सामने से 2 असासन्स सबसे पहले अटैक करते हैं। उनके डैगर्स ठंडी चमक छोड़ते हुए सीधे उसके गले और दिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ती है, बहुत स्लो हो तुम कचरों। जिस पर डीएप एक्सयूएन हाथ तक नहीं उठाता। वो बस अपना कंधा हल्का सा नीचे करता है और अचानक सामने वाले असासिन पर बॉडी स्लैम मार देता है। एक भयानक टक्कर की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। वो असासिन बुलेट प्रूफ आर्मर और एक्सोस्केलेटन पहने होने के बावजूद ऐसे उड़ता है जैसे फुल स्पीड ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी हो। उसका शरीर सीधे पीछे की ब्रिक वॉल तोड़ता हुआ आर पार निकल जाता है।
बाकी के 10 असासिन्स डर से जम जाते हैं। उनकी आंखों में साफ हॉरर दिखाई देता है, जिस पर कैप्टन क्यू एक्सकॉम्स में पागलों की तरह चिल्लाता है, फायर फायर जल्दी, उसे रिएक्ट करने मत दो, गोली मारो उसे। अगले ही पल काउंटलेस बुलेट्स बारिश की तरह दिए एक्सयूएन पर बरसने लगती हैं, लेकिन सिस्टम एनहांस्ड मूवमेंट के साथ उसका शरीर घोस्ट लाइटनिंग जैसा मूव करता है। वो आसानी से बुलेट रेन के बीच से निकलता चला जाता है। गोल्डन आईज पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी होती हैं, जिस वजह से हर बुलेट ट्रैजेक्टरी उसकी आंखों में साफ लाइंस की तरह दिखाई देती है। और फिर वो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सभी असासन्स के होश उड़ जाते हैं। एक बुलेट जिसे डोड्ज करना पॉसिबल नहीं था, उसे दीएप एक्सयूएन सीधे 2 उंगलियों से हवा में पकड़ लेता है, जिस पर एक असासन डर से कांपते हुए बोल पड़ता है, मॉन्स्टर, ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है। दीप स्वेन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब मेरी बारी। और फिर अगले 3 मिनट्स पूरे इलाके में एक तरफा मैसेकर चलता है। उसकी शैडो खुद डेथ की साइथ जैसी दिखाई देती है। वो जहां से गुजरता है वहां बॉडीज गिरती चली जाती हैं। 8 एक्सट्रीम्स फिस्ट की डिस्ट्रक्टिव पावर उसके हाथों में अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है। हर मूव सिंपल और डायरेक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन छुपी रहती है। उनके एक्सोस्केलेटन आर्मर उसके सामने कागज जैसे फटते जाते हैं। एक असासिन ग्रेनेड लॉन्चर निकालकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही दिए एक्सयूएन उसकी आर्म तोड़ देता है, जिस पर ग्रेनेड लॉन्चर नीचे गिरकर ब्लास्ट करता है और वही असासिन हवा में उड़ जाता है। जब आखिरी असासिन भी उसकी किक से दूर जा गिरता है, तब पूरा स्ट्रीट फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। दिए जुएन बैटलफील्ड के बीचों बीच खड़ा रहता है। उसके अरमानी सूट पर खून की एक बूंद तक नहीं लगी होती, सिर्फ उसकी आंखों में जलती हुई गोल्डन फ्लेम्स अभी भी बुझी नहीं होती। फिर वो धीरे से ऊपर अबैंडन्ड बिल्डिंग की रूफटॉप की तरफ देखता है, क्योंकि वहां अभी भी आखिरी बड़ी मछली बाकी होती है। ऊपर रूफटॉप पर स्नाइपर क्वीशा का पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसने 20 साल तक मर्सिनरी लाइफ जी होती है। फिलीपींस में वॉरलॉर्ड्स मारे होते हैं, मिडिल ईस्ट में ऑनियल फील्ड्स उड़ाए होते हैं, लेकिन 3 मिनट के अंदर फुल आर्मर्ड एलीट स्क्वाड को खत्म कर देने वाला मॉन्स्टर उसने आज तक नहीं देखा होता। जिस पर वो पैनिक में चिल्लाता है, रिट्रीट, तुरंत रिट्रीट, इन्फॉर्मेशन गलत थी, ये सी रैंक मिशन नहीं, सुसाइड मिशन है। वो तुरंत केबल पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उसके पीछे एक आवाज गूंजती है, इतनी जल्दी जा रहे हो, एक कप टी पीकर नहीं जाओगे? यह सुनकर क्वीशा डर के मारे तुरंत पिस्टल निकालकर पीछे फायर करता है, लेकिन गोली चलने तक दिएन गायब हो चुका होता है। अगले ही सेकंड उसे अपनी कलाई में बर्फ जैसी ठंडक और हड्डियां चीर देने वाला दर्द फील होता है। उसकी राइट हैंड और पिस्टल दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। कट इतना स्मूथ होता है जैसे मिरर हो, और उसके सामने दीएप एक्सयूएन एक पतले शार्प मेटल पीस से खेल रहा होता है, जिस पर खून की बूंदें चमक रही होती हैं। वो बस बियर कैन का ढक्कन होता है, जिसे उसने रास्ते से कैजुअली उठाया था, जिस पर क्यूवाई एक्सा अपना कटा हुआ हाथ पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ डिसअपियर और फियर बचता है। मुझे मत मारो, मैं एचएम ऑर्गेनाइजेशन का एशिया रीजन हेड हूँ। अगर तूने मुझे मारा तो एचएम तुझे दुनिया के आखिरी कोने तक हंट करेगा। दीएप एक्सयूएन उसे ऊपर से नीचे देखते हुए ठंडी आवाज में बोलता है, एक चींटी मुझे धमका रही है? फिर वो धीरे से मुस्कुराता है, तुझे पता है मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? जब कोई मुझे उसी चीज से थ्रेटन करता है जो मेरे पास ऑलरेडी बेहिसाब हो, जैसे कि पैसा। जिस पर दीएप एक्सयूएन अपना फोन निकालता है और एक हिडन इंटरफेस खोल देता है। ये वही अंडरग्राउंड पेज होता है जिसे सिस्टम ने अभी अनलॉक किया था। हेवन आई अथॉरिटी एक्टिव, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हम्बर, हेडक्वार्टर्स पैसिफिक ओशन के एक प्राइवेट आइलैंड पर लोकेटेड, टोटल एसेट्स लगभग 750 ट्रिलियन, करंट लीडर कॉर्डनम पॉइजन किंग, असली आइडेंटिटी यूरोप के गिर चुके नोबल फैमिली का इलिजिमेटेड सन। यह सुनते ही क्वीशा की आंखें फैल जाती हैं। वो कांपती आवाज में बोलता है, तो तुम्हें ये सब कैसे पता? जिस पर दिएन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, सिस्टम के अपग्रेड हैकिंग मोड ने अभी हम्बर हेडक्वार्टर्स के अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। पूरा कैपिटल फ्रीज कर दो और साथ ही सभी असासन्स के लिए एक नया वांटेड ऑन ऑर्डर जारी करो। सिर्फ 3 सेकंड्स बाद क्वीशा का स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगता है। और सिर्फ वही नहीं, उसी वक्त दुनिया भर में फैले हम्बर ऑन ऑर्गेनाइजेशन के 3000 से ज्यादा असासिन्स को एक हाईएस्ट लेवल रेड ऑर्डर रिसीव होता है, अल्टीमेट वांटेड ऑर्डर। टारगेट पॉइजन किंग की पूरी फैमिली, प्राइमरी टारगेट्स नगोतु हियन और उसका बाप नगोडियो माओ। रिवॉर्ड अमाउंट 25 ट्रिलियन। एडिशनल कंडीशन, जो भी एनगोडियो माओ का सिर लाएगा वही हम्बर का अगला लीडर बनेगा। करंट लीडर पॉइजन किंग को एक मिस्टीरियस सुपर टाइकून ने 125 क्वाड्रिलियन में एक्वायर कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन अब ऑफिशियली डिवाइन सिंडिकेट कहलाएगी। यह सुनकर क्यूजा पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। उसकी वर्ल्ड व्यू वहीं टूट जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान पूरी असासिन ऑर्गेनाइजेशन को खरीद सकता है। जिस पर डीएप स्वेन हल्के से हंसता है, यकीन नहीं हो रहा? अपना बैंक अकाउंट चेक कर, मैंने अभी सभी सर्वाइविंग असासिन्स को 2.5 बिलियन ट्रांसफर किए हैं। ये ओनरशिप ट्रांसफर फी है। तभी क्वाइजा के फोन में बैलेंस नोटिफिकेशन गूंजती है, प्लस 2.5 बिलियन क्रेडिटेड। यह देखकर उसकी आंखें पूरी बदल जाती हैं। अब उनमें डर नहीं होता, सिर्फ फेनेटिक वॉरशिप बचती है। वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। सीत करे ये आर के विपरीत हैं और बार बार सिर पटकते हुए बोलता है, बॉस
बॉस, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपका ये सर्वेंट आपके लिए आग और तलवार के समंदर में भी कूद जाएगा। वो बूढ़ा नगोडी उमाओ, मैं अभी जाकर उसका सिर काट लाता हूँ। जिस पर दिएप शेन उसकी टूटी हुई आर्म की तरफ देखकर बोलता है, तेरा हाथ टूट चुका है, अभी तू सिर्फ एक क्रिपल है और मैं यूजलेस लोगों को नहीं पालता। यह सुनते ही क्वीसा का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ जाता है, लेकिन तभी दिए जुएन अचानक टोन बदलता है। मेरे पास एक मेडिसिन है, इसे खाएगा तो तेरा हाथ वापस ग्रो करेगा और तेरी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाएगी। सिस्टम स्टोर में इसकी कीमत 17.5 बिलियन है, लेकिन इसमें पॉइजन भी है। हर महीने एंटीडोट लेना पड़ेगा। अगर तूने बेट्रियल किया, उसके बोलने से पहले ही क्यूजा बिना हेजिटेशन के मेडिसिन छीनकर निकल जाता है। अगले ही पल एक शॉकिंग सीन होता है। उसकी कटी हुई रिस्ट पर फ्लैश तेजी से ग्रो होने लगती है। घाव आंखों के सामने हील होकर बंद हो जाता है, जिस पर क्यू एक्सा शॉक और एक्साइटमेंट में रो पड़ता है। ये मिरेकल है, ये डिवाइन मिरेकल है। डीएपी एक्सयूएन उसकी तरफ बिना देखे मुड़ जाता है और बिल्डिंग के किनारे की तरफ चलते हुए बोलता है, यहाँ की सारी बॉडीज साफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि कल न्यूज में इस शूटआउट की एक भी खबर दिखे, और सबको बता दो, एनगो फैमिली को मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा। उन्हें तुरंत मरने मत देना। पहले उनके सारे फाइनेंशियल चेन्स काटो, फिर उनके सोशल कनेक्शंस डिस्ट्रॉय करो, और आखिर में मैं चाहता हूं कि वो शेन ग्रुप के गेट पर घुटनों के बल मरने की भीख मांगे। जिस पर क्यूजा जोर से सिर झुकाकर बोलता है, अंडरस्टूड बॉस। आज की रात के बाद निंगो फैमिली अंडरग्राउंड वर्ल्ड से पूरी तरह इरेज हो जाएगी। अगले ही पल दिए जुएन सीधे 30 फ्लोर बिल्डिंग से नीचे जंप कर देता है, लेकिन मिड एयर में वो सिस्टम से मिला एंटी ग्रेविटी विंग एक्टिवेट कर देता है। उसका शरीर एक जायंट ब्लैक बैट जैसा दिखाई देता है, जो अंधेरे आसमान में गायब हो जाता है। आधा घंटा बाद शिन वांथु की प्राइवेट विला पूरी रोशनी से जगमगा रही होती है। लिविंग रूम में शिन वांथु सोफा पर घुटनों में खुद को समेटे बैठी होती है। टीवी चालू रहता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। उसके पास तांग तांग सो चुकी होती है और उसकी आंखों के किनारों पर आंसू अब भी चमक रहे होते हैं। शिन वांथु दोनों हाथ जोड़कर धीरे से प्रार्थना करती है, प्लीज उसे कुछ मत होने देना। तभी मेन डोर से फिंगरप्रिंट अनलॉक की आवाज आती है, वेलकम होम। यह सुनते ही शिन वांथु स्प्रिंग की तरह उठती है। वो स्लीपर्स तक नहीं पहनती और बार फुट दरवाजे की तरफ भाग जाती है। दरवाजा खुलते ही दिए एक्सयूएन सामने खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में लॉबस्टर पैकेट होता है, जिस पर वो कैजुअली मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, रास्ते में नाइट मार्केट दिख गया था, वहां लॉबस्टर काफी टेस्टी लग रहा था तो ले आया। वही 13 स्पाइस वाला फ्लेवर है। यह सुनते ही शिन वांथु खुद को रोक नहीं पाती। वो सीधे उसकी चेस्ट से लिपट जाती है और कसकर उसकी वेस्ट पकड़ लेती है। उसके आंसू तुरंत दिए जुएन की शर्ट भिगो देते हैं। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी? मैंने हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनी थी, मुझे लगा। जिस पर जुएन हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरता है। मैंने कहा था ना, कुछ कचरा साफ करना था। फिर वो खिड़की के बाहर रात के आसमान की तरफ देखता है। वहां के डार्क क्लाउड्स पूरी तरह हट चुके होते हैं और चमकता हुआ चांद साफ दिखाई देता है। जिस पर दिएप जुएन धीरे से बोलता है, आज की रात के बाद जियांग सिटी में अब कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। शेन वांथु उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछती है, दिएप एक्सयूएन, आखिर तुम हो कौन? जिस पर दिएप एक्सयूएन उसके आंसू को किस करते हुए मुस्कुराता है, मैं तुम्हारा गॉड टाइकून हूँ और तुम्हारा नाइट भी। उसी समय जियांग सिटी के दूसरी तरफ एनगो फैमिली विला में एनगो ग्रुप का चेयरमैन एनगो डियुमाओ अपने स्टडी रूम में बेचैनी से बैठा होता है। वो गुस्से में सिगार बुझाते हुए बोलता है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? वो यूजलेस क्यूजा आखिर कर क्या रहा है? तभी स्टडी रूम का दरवाजा जोर से खुलता है। बटर घबराया हुआ अंदर भागता है। उसके चेहरे पर एक्सट्रीम फियर साफ दिखाई देता है। मास्टर, बहुत बड़ा हादसा हो गया। जिस पर इनको डियुमाओ गुस्से में चिल्लाता है, क्या आसमान टूट पड़ा है? बटर कांपते हाथों से टैबलेट आगे बढ़ाता है, जी सच में आसमान टूट गया। टैबलेट पर काउंटलेस बाउंटी ऑनर्स एनगो फैमिली के खिलाफ दिख रहे होते हैं। कंपनी शेयर्स प्री मार्केट में 90% क्रैश कर चुके हैं और कंपनी के 10 मेजर शेयर होल्डर्स ने अभी फंडिंग विड्रॉ कर ली है। यह सुनते ही इनको डियुमाओ टैबलेट छीन लेता है, लेकिन सिर्फ एक नजर देखते ही उसका पूरा शरीर कांप उठता है। अगले ही पल वो खून की उल्टी कर देता है। अंडरग्राउंड वेबसाइट पर उसकी बड़ी तस्वीर लगी होती है, जिसके नीचे खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा होता है, ग्लोबल हंट ऑर्डर, रिवॉर्ड 25 ट्रिलियन। जिस पर एनगो डियुमाओ घायल जानवर की तरह चीख पड़ता है, ये किसने किया? तभी स्टडी रूम का फोन बज उठता है, अननोन नंबर। उसके कांपते हाथ धीरे से रिसीवर उठाते हैं। दूसरी तरफ से एक प्रोसेस्ड वॉइस सुनाई देती है, लेकिन उसकी ठंडक हड्डियों तक उतर जाती है। गुड इवनिंग, सुना है तुम हम्बर को मेरी जान लेने के लिए हायर कर रहे थे। दुर्भाग्य से हम्बर अब सरनेम ये के अधीन आ चुका है। अपनी आखिरी रात एंजॉय करो, क्योंकि कल सूरज निकलते ही एनगो फैमिली का अंत शुरू हो जाएगा। कॉल कट जाती है। रिसीवर इनको डियुमाओ के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। उसका पूरा शरीर चेयर पर ढह जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाइफलेस हो चुकी होती हैं। बाहर चमकती हुई सिटी लाइट्स अब भी जगमगा रही होती हैं, लेकिन वो रोशनी अब एनगो फैमिली की नहीं रह जाती। इस पल एनगो फैमिली की चमकती हुई दौलत मानो नरक की तरफ ले जाने वाला दीपक बन चुकी होती है। सुबह का जियांग सिटी हमेशा बिजी और डिसिप्लिन्ड रहता है, लेकिन आज पूरे शहर के एटमॉस्फेयर में घुटन भरी मैडनेस फैल चुकी होती है, और इसकी वजह सिर्फ एक होती है, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन
डिवाइन पनिशमेंट। कल रात अंडरग्राउंड वेबसाइट पर जारी हुआ 25 ट्रिलियन का बोंटी ऑन ऑर्डर पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड को हिला चुका होता है। इतनी बड़ी रकम जिससे एक छोटा देश तक खरीदा जा सकता है। एनगो ग्रुप की ग्लास स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग, जो कभी जियांग सिटी की सुप्रीम पावर का सिंबल मानी जाती थी, आज चारों तरफ से घिरी हुई होती है। लेकिन बिल्डिंग के बाहर खड़े लोग रिपोर्टर्स या वर्कर्स नहीं होते। उनके चेहरों पर डेंजरस एक्सप्रेशंस होते हैं, कमर पर छिपे वेपन्स उभरे हुए दिखाई देते हैं। हर किसी की आइडेंटिटी सस्पिशियस लगती है। टॉप फ्लोर के चेयरमैन ऑफिस में एनगो डियू माओ सिर्फ एक रात में 10 साल बूढ़ा लगने लगता है। वो बिलियन वर्थ एंटीक चेयर पर बिखरे बालों और खून भरी आंखों के साथ बैठा होता है। उसका हाथ सैटेलाइट फोन को कसकर पकड़े रहता है। चेयरमैन, मैं ओल्ड नांगो बोल रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं मांगता, बस कुछ गार्ड्स भेज दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ स्टैटिक नॉइज आती है, हेलो हेलो, जिस पर इनगो डियू माओ गुस्से में सैटेलाइट फोन को फ्लोर टू सीलिंग विंडो पर दे मारता है। धमाके की आवाज के साथ बुलेट प्रूफ ग्लास पर सफेद क्रैक बन जाती है और उसके पीछे नीचे खड़ी भीड़ चींटियों के झुंड जैसी दिखाई देती है। तभी ऑफिस का भारी रेडवुड डोर अचानक लात मारकर खोला जाता है। लेकिन अंदर आने वाला असासिन नहीं, उसकी सेक्रेटरी होती है। जो सेक्रेटरी हमेशा ओबीडियंट रहती थी, आज वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एक कार्डबोर्ड बॉक्स उठाए खड़ी होती है। चेयरमैन नंगो, ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है। वो पेपर सीधे उसके चेहरे पर फेंक देती है। मैंने पहले ही प्रिंट कर दिया था, और हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज रिजाइन कर चुके हैं। यह सुनकर इनगो डियो माओ गुस्से से कांप उठता है। तुम लोग रिबेलियन करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं अभी भी चेयरमैन हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। जिस पर सेक्रेटरी ठंडी आवाज में जवाब देती है, चेयरमैन नंगो, सपने देखना बंद करिए। एनगो ग्रुप के शेयर्स अब वेस्ट पेपर बन चुके हैं। बैंक ने सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। इस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल तक 3 महीने से अनपेड है। अब आप सिर्फ एक डेटर हैं। कौन आपको चेयरमैन मानेगा? ये बोलकर वो मुड़ जाती है और जाते जाते टेबल पर रखा गोल्ड पेन होल्डर भी कैजुअली उठा लेती है। जिस पर इनगो डियो माओ पागलों की तरह चिल्लाता है, तू हरामजादी, वो गोल्ड पेन वापस रख। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन दरवाजे पर खड़े 2 मसलर बॉडीगार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये वही बॉडीगार्ड्स होते हैं जिन्हें उसने भारी पैसे देकर हायर किया था। उनमें से एक च्यूइंग गम चबाते हुए बोलता है, इतनी मेहनत मत करो, हम अभी तक गए नहीं क्योंकि किसी ने ज्यादा पैसा दिया है। हमारा काम है तुम पर नजर रखना ताकि तुम सुसाइड ना कर सको। यह सुनकर इनगो डियो माओ की आंखें फैल जाती हैं। कौन है वो? आखिर कौन? बॉडीगार्ड जवाब नहीं देता, वो बस रिस्पेक्टफुली साइड हट जाता है। तभी कॉरिडोर के आखिर से कदमों की आवाज गूंजती है। मार्बल फ्लोर पर पड़ती हर स्टेप की आवाज एनगो फादर सन की धड़कनों पर हथौड़े जैसी गिरती है। और फिर एक यंग मैन डार्क ब्लू सूट में दिखाई देता है। उसके साथ एक कोल्ड ब्यूटी चल रही होती है जिसकी एलिगेंस बाकी सबको दबा देती है। उनके पीछे प्रोफेशनल एलीट्स की पूरी टीम होती है। हर किसी के हाथ में ब्रीफकेस होता है, जैसे कोई एक्विजिशन टीम हो। जिस पर दिएप एक्सयूएन मुस्कुराते हुए अंदर आता है। गुड मॉर्निंग चेयरमैन एनगो। वो पूरे लग्जूरियस ऑफिस को कैजुअली देखता है, फिर उसकी नजर एनगो डियू माओ के पैल फेस पर टिक जाती है। तो ये है जियांग सिटी के रिचेस्ट मैन का ऑफिस। टेस्ट थोड़ा आउटडेटेड नहीं है? ये बोलकर वो टेबल पर रखा गोल्डन सिकेडा स्टैचू उठाता है, 2 बार उछालता है और फिर सीधे ट्रैश बिन में फेंक देता है। एनगो डियू माओ उसकी तरफ जहरीली नफरत से घूरता है। डीएप एक्सयूएन, तो ये सब तूने किया? तूने ही वो बाउंटी ऑर्डर जारी किया? तू आखिर चाहता क्या है? ये सब इलीगल है। जिस पर दिए जुएन चेने समझिए पहले शेन वैन थू के लिए चेयर खींचता है, फिर खुद टेबल से टिक कर लीजिए अंदाज में बोलता है, कल रात जब तुम लोगों ने असासंस भेजे थे मुझे मारने, तब लॉ याद नहीं आया? सिर्फ रूलर्स को आग लगाने का हक है, लेकिन कॉमन पीपल लैंप भी ना जलाए। इसके बाद डीएप एक्सयूएन उंगलियां चटकाता है। तभी पीछे से एक लॉयर आगे आता है। वो ब्रीफकेस खोलकर मोटी डॉक्यूमेंट्स फाइल निकालता है। चेयरमैन गो, मैं मिस्टर डीएप एक्सयूएन का सीनियर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये एनगो ग्रुप की कंप्लीट एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट है। हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक इनगो ग्रुप इस समय 23 बिलियन डेट में है और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से करंट वैल्यूएशन -500 मिलियन तक गिर चुकी है। टेक्निकली ये बैंकरप्ट कंपनी है, लेकिन हमारे बॉस मिस्टर डीएप एक्सयूएन बहुत काइंड हार्टेड हैं, इसलिए इसे खरीदने को तैयार हैं। यह सुनकर इनगो डियू माओ तुरंत पूछता है, कितने में? बस बाउंटी हटवा दो, कंपनी पूरी तुम्हारी। जिस पर डीएप एक्सयूएन मुस्कुराते हुए एक फिंगर उठाता है। 100 बिलियन? डीएप एक्सयूएन सिर हिलाता है। 1 बिलियन? वो फिर सिर हिलाता है। 100 मिलियन? अब इनगो डियू माओ का दिल डूब जाता है। तभी डीएप एक्सयूएन अपनी स्माइल वापस खींचता है और पॉकेट से एक पुराना कॉइन निकालता है, एक जंग लगा हुआ 1 सेंट कॉइन। वो कॉइन टेबल पर घूमता है और आखिर एनगो डियू माओ के सामने रुक जाता है। तुम्हारी 3 जनरेशंस की सारी संपत्ति, इस बिल्डिंग से लेकर प्रॉपर्टीज, कार्स, शेयर्स, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर पर पहने कपड़ों तक, मैं सब कुछ 1 सेंट में खरीदूंगा। ये सुनते ही एनगो डियू माओ खून थूक देता है। वो टेबल पटक कर खड़ा हो जाता है। बहुत हो गया, मैं इसे जला दूंगा, भीख में दे दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। जिस पर डीएप एक्सयूएन अफसोस भरी मुस्कान देता है, ट्राई करके देख लो, लेकिन एक बात याद रखना,
नीचे 3,000 से ज्यादा बाउंटी हंटर्स इम्पेशेंट होकर इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने लाइव कैप्चर ऑन ऑर्डर हटा दिया तो सोचो वो लोग यहाँ कैसे घुसेंगे। ये सुनते ही इनगो डियो माओ पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसी वक्त इनगो तू हियन पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए अपने बाप की टांग पकड़ लेता है। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अपने बेटे की पैथेटिक हालत देखकर इनगो डियो माओ की आंखों की आखिरी चमक भी बुझ जाती है। उसका कांपता हाथ धीरे से पेन उठाता है। वो दिएप एक्सयूएन की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? जिस पल वो सिग्नेचर करता है उसे लगता है जैसे उसकी सोल निचोड़ ली गई हो। पूरी जिंदगी में बनाया एम्पायर सिर्फ 1 सेंट में उस इंसान को चला जाता है जिसे वो कभी सड़क का कीड़ा समझता था, एक लो क्लास डिलीवरी बॉय। तभी दिए जुएन हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ झुकता है। तो बताओ, मेरा दिया हुआ गिफ्ट कैसा लगा? दिए जुएन साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और फिर उसे पीछे खड़ी थाम वानथू को दे देता है, जिस पर थाम वानथू उस भारी फाइल को अपने हाथों में उठाती है। यह वही मॉन्स्टर कंपनी थी जिसने कभी थाम फैमिली को बर्बादी के किनारे तक धकेल दिया था, लेकिन अब सिर्फ दिएप एक्सवेन के कुछ हल्के शब्दों से ही यह पूरी कंपनी उसकी मुट्ठी में आ चुकी थी। जिस पर थाम वानथू हल्की कांपती आवाज में कहती है, ये बहुत कीमती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। जिसके जवाब में दिएप एक्सवेन मुस्कुराता है, हम एक ही फैमिली हैं, फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? वैसे भी अब मेरा इन छोटी मोटी कंपनीज को संभालने का मन नहीं करता, आगे से तुम ही नगो ग्रुप की मालिक होगी। फिर वो हल्का रुक कर कहता है, नहीं, अब इसे थान हाउ थाम थी कहना चाहिए और तुम उसकी नंबर 1 ब्रांच की चेयरवामन हो। यह कहते हुए वह नगो दियू माओ के कंधे थपथपाता है जैसे किसी घर से निकाले गए कुत्ते को सांत्वना दे रहा हो। जिस पर वह हंसते हुए कहता है, ठीक है, अब इतना रोने वाला चेहरा मत बनाओ। आज इस सक्सेसफुल इक्विजिशन को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम दोनों बाप बेटे को थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस करवाऊंगा। यह सुनकर नगो डियू माओ के चेहरे पर डर उतर आता है। कैसा एक्सपीरियंस? जिस पर दिएप एक्सयूएन उंगलियां चटकाता है, शॉपिंग। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजती है। सिस्टम ने गॉडली रिच हेमुलेशन मोड एक्टिवेट कर दिया है। होस्ट फिलहाल स्टोरी के हाई क्लाइमैक्स पर है। न्यू मिशन जारी किया जाता है, फॉर्मर बिलियनियर फादर सन को शॉपिंग पर ले जाओ। उनके सामने वे सारी चीजें खरीदो जिन्हें वो हमेशा खरीदना चाहते थे लेकिन पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं कर पाए। साथ ही उन्हें जबरदस्ती कुली बनाकर सारा सामान उठवाओ। 1 घंटे बाद वे लोग जियांग सिटी के सबसे लग्जरी कार शोरूम में पहुंचते हैं। यहाँ दुनिया की टॉप सुपरकार्स खड़ी थीं। ये जगह कभी नगोत्ज़हीन की फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, लेकिन हर बार यहाँ आने पर वह सिर्फ कुछ मिलियन युआन वाली साधारण कार्स को ही देखने की हिम्मत करता था। और फिर हॉल के बीचों बीच खड़ी थी 120 मिलियन युआन की बुगाटी, वह लव ट्यूनर कार जिसे छूने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज वह यहाँ आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसकी पहचान एक मजदूर जैसी थी, जिस पर नगोत्ज़हीन फटे हुए शर्ट में पसीने से तरबतर दिए जुएन के पीछे पीछे सामान उठाता चलता है। वहीं नगो डियू माओ भी सिर झुकाए किसी बूढ़े नौकर की तरह चुपचाप पीछे चल रहा था। फिर दिए जुएन बुगाटी की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराता है। ये कार जानी पहचानी लग रही है ना? जिस पर नगोत्ज़हीन की आंखों में लालच और जलन साफ दिखने लगती है। दिए जुएन आगे कहता है, सुना है पिछली बार तुमने इस कार के लिए अपने बाप से आधा साल तक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इसने तुम्हें खरीद कर नहीं दी। नगोत्ज़हीन बस चुपचाप लार निगलता रहता है। फिर दिए जुएन कार के पास जाकर उसके कैपो पर हाथ मारता है। पसंद है तो अच्छे से देख लो, क्योंकि आगे से तुम इसे सिर्फ सपनों में ही देख पाओगे। इतना कहकर वह सेल्स मैनेजर की तरफ मुड़ता है। ये कार पैक करो, टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं, सीधे की मुझे दो। ये सुनते ही मैनेजर एक्साइटमेंट में कांपने लगता है। जी मिस्टर दिएप। जिस पर वह तुरंत कार की लाकर दिए जुएन को देता है, लेकिन अगले ही पल दिए जुएन वह के पीछे खड़े डॉका की तरफ फेंक देता है। डो, यह कार तुम्हारी हुई, आगे से सब्जी खरीदने इसी में जाना, और वह टूटी फूटी कार चलाना बंद कर दो, बहुत शेमफुल लगता है। यह सुनते ही पूरा हॉल शॉक में जम जाता है। 120 मिलियन युआन की बुगाटी सिर्फ सब्जी खरीदने के लिए, और वो भी बॉडीगार्ड को गिफ्ट कर दी गई। जिस पर दाओका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तुरंत घुटनों पर गिर जाता है। बॉस, आप मेरे लिए दोबारा जन्म देने वाले माँ बाप जैसे हैं। आज के बाद मेरी जान भी आपकी है। वहीं नगोत्ज़हीन का चेहरा ऐसा हो चुका था जैसे उसने जबरदस्ती गंदगी खा ली हो। जिस सुपरकार का उसने जिंदगी भर सपना देखा, उसे डिएप शुएन ने बिना सोचे एक बॉडीगार्ड को दे दिया था। लेकिन यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। डिएप शुएन आगे बढ़ता है, वह एसयूवी खरीदो, वह पोर्शे भी, और उन कलर्स को बदलकर ब्लैक कर देना। फिर वह एस्टन मार्टिन की तरफ इशारा करता है, इन कार्स को भी पैक करो। मेरी कंपनी की हर क्लीनिंग आंटी को एक एक कार गिफ्ट करूंगा ताकि उन्हें ऑफिस आने में दिक्कत ना हो। सिर्फ आधे घंटे में दिएप शुएन पूरे शोरूम को खाली कर देता है। टोटल स्पेंडिंग सीधे 800 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, जिस पर नगो डियू माओ और नगोत्ज़हीन पीछे पीछे गिफ्ट बॉक्सेस, परफ्यूम्स, कार कवर्स और बाकी सामान उठाए मरे हुए कुत्तों जैसे हालत में चलते रहते हैं। हर बार जब दिएप शुएन कार्ड स्वाइप करता, उनका दिल जोर से कांप उठता था। आखिरकार नगो डियू माओ टूट जाता है। वह जमीन पर घुटनों के बल गिरकर रोने लगता है। दिएप शुएन,
प्लीज अब मत खरीदो, हमसे गलती हो गई, हमें जल्दी खत्म कर दो। जिस पर दीएप एक्सयूएन रुकता है और फिर ठंडी नजरों से दोनों बाप बेटों को देखता है। जब तुम लोगों ने मुझे दीएप फैमिली से निकाला था, जब मुझे तूफानी बारिश में डिलीवरी करने पर मजबूर किया था, तब क्या तुमने मुझे चैन से जीने दिया था? यह कहते ही उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। फिर वह डियोका की तरफ देखता है। इन दोनों कचरों को पुलिस स्टेशन ले जाओ, चीफ से कहना इनके लिए लग्जरी सिंगल रूम तैयार करे और कुछ फ्रेंडली सेलमेट्स भी भेज देना ताकि इनकी अच्छी केयर हो सके। मैंने सुना है यंग मास्टर इनगो की स्किन काफी सॉफ्ट है, अंदर बहुत पॉपुलर होगा। यह सुनते ही डो का शैतानी हंसी हंसता है। समझ गया यंग मास्टर दीप, अंदर के सारे रूल्स मुझे अच्छे से पता है। जिस पर वह दोनों बाप बेटों को घसीटते हुए बाहर ले जाता है, जैसे दो मरे हुए कुत्तों को घसीटा जा रहा हो। इनगो तो ही डर के मारे चिल्लाने लगता है, भैया प्लीज ऐसा मत करो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, भाई मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे पूरे एग्जीबिशन हॉल में गूंजते हुए गायब हो जाती हैं। इसके बाद इनगो फैमिली का मामला खत्म करने के बाद दिएप सुएन लंबी सांस छोड़ता है, जिस पर थम वन थू उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा। दिएप सुएन बाहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क को देखते हुए कहता है, नहीं बस थोड़ा बोरिंग लग रहा है। एनगो फैमिली बहुत जल्दी खत्म हो गई, कोई चैलेंज ही नहीं मिला। यह सुनकर थाम वन थू हंस पड़ती है। अगर यह बात कोई और सुन ले तो शायद शौक से मर जाए। वेनगो फैमिली थी जियांग सिटी का आसमान, जिस पर दिएप शुएन उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन अब आसमान बदल चुका है, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कहाँ? तुम्हारा नया ऑफिस, एनगो ग्रुप बिल्डिंग की टॉप फ्लोर। वहां का व्यू बहुत शानदार है, हमारे रोमांस के लिए परफेक्ट प्लेस। लेकिन तभी दिएप एक्सयूएन का फोन अचानक बज उठता है। यह एक अननोन एनक्रिप्टेड नंबर था, जिस पर वह हल्का भौहें सिकोड़ कर कॉल उठाता है। अगले ही पल दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन ताकतवर आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज में ऊंचे दर्जे का घमंड साफ महसूस हो रहा था। यंग मैन, मानना पड़ेगा, पिछले कुछ दिनों में तुमने जियांग सिटी में काफी बड़ा हंगामा मचा दिया है। जिस पर दिएप जुएन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी शांत आवाज में कहता है। मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि चाहे इनगो डियू माओ जैसा कचरा मर भी जाए, लेकिन वह आखिर मेरा पाला हुआ कुत्ता था और कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक का चेहरा देखना चाहिए। यह सुनकर दिएप एक्सयूएन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ओह, तो छोटे को मारने पर बूढ़ा बाहर निकल आया। क्या तुम भी मुझे हंट करना चाहते हो? लेकिन बूढ़ा आदमी हल्का हंसता है। हंट? बच्चों वाले खेल में नहीं खेलता। यंग मैन, मानता हूं कि तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, लेकिन तुम्हारे पास असली पावर नहीं है। पैसा सिर्फ नंबर्स होते हैं और ताकत सिर्फ गनवारों का हथियार। फोन के दूसरी तरफ से बूढ़े आदमी की भारी आवाज गूंजती है। मैं कैपिटल सिटी की लू फैमिली का बटलर हूँ। हमारे यंग मास्टर को तुम्हारे हाथ में मौजूद गॉडलरी रिच सिस्टम में, ओह नहीं, यूं कहूं कि उस ताकत में बहुत इंटरेस्ट है जो तुम्हें अचानक से इतना पैसा दे रही है। यह सुनते ही दिए एक्सयूएन की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसी पल सिस्टम वार्निंग देना शुरू कर देता है। जिस पर बूढ़ा आदमी आगे कहता है, 3 दिन बाद लू फैमिली के लोग जियांग सिटी आएंगे। विनगो फैमिली की बची हुई सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूं कि तुम समझदारी दिखाओगे। अपने हाथ में मौजूद चीज हमें सौंप देना, वरना तुम असली डिस्पियर क्या होता है वह समझ जाओगे। इतना कहकर कॉल कट जाता है, जिस पर दिएप एक्सयूएन फोन हाथ में लिए काफी देर तक चुप खड़ा रहता है। कैपिटल सिटी वह जगह किसी साधारण फैमिली की नहीं, बल्कि असली एंशिएंट अरिस्टोक्रेटिक क्लैन की थी। ऐसी लेजेंड थी कि लू फैमिली पूरे देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन को कंट्रोल करती है। उनके सामने इनगो फैमिली सच में एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी, उन्हें सिस्टम के अस्तित्व का अंदाजा हो चुका था। जिस पर थाम वुनथु उसके चेहरे की गंभीरता देखकर पूछती है, दिएप शेन, क्या हुआ? किसका फोन था? यह सुनकर दिएप शेन होश में आता है। उसकी आंखों की गंभीरता गायब हो जाती है और उसकी जगह एक खतरनाक फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है। कुछ नहीं, बस एक घमंडी बूढ़ा आदमी था। इतना कहकर वह फोन पॉकेट में डालता है और फिर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है, वही दिशा जहां कैपिटल सिटी मौजूद थी। वांथू, लगता है हमारी आराम वाली जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब जो गेम शुरू होने वाला है वह काफी एक्साइटिंग होगा। जिस पर वह मन ही मन सिस्टम को पुकारता है। अचानक सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस गूंजती है। होस्ट के सामने वर्ल्ड लेवल क्राइसिस डिटेक्ट हुआ है। सिस्टम अपग्रेड मिशन एक्टिवेट किया जाता है। मिशन रिक्वायरमेंट, लू फैमिली के जियांग सिटी पहुंचने से पहले होस्ट को अपनी ताकत, पैसा, इन्फ्लुएंस और मिलिट्री पावर को ओवरलॉर्ड लेवल तक अपग्रेड करना होगा। मिशन रिवॉर्ड, फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिलिट्री फैक्ट्री, बेसिक लेवल वेपन ब्लूप्रिंट्स, रिक्रूटमेंट ऑन ऑर्डर, जिससे 100 एब्सोल्युटली लॉयल वॉरियर्स रिक्रूट किए जा सकते हैं। और अंतिम रिवॉर्ड, अगले 24 घंटों के लिए अनलिमिटेड कैशबैक मोड एक्टिवेट होगा। चाहे होस्ट कितना भी पैसा खर्च करे, बैलेंस कम नहीं होगा, बल्कि हर खर्चे का डबल रिफंड मिलेगा। यह सुनते ही दिए एक्सयूएन के चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान आ जाती है। अनलिमिटेड डबल कैशबैक, जिस पर वह धीरे से हंसता है। लू फैमिली इकोनॉमिक ब्लॉकेट खेलना चाहती है?
फिर उसकी आंखों में पागलपन चमकने लगता है। तो मैं पैसे से ही कैपिटल सिटी में तुम्हारी लू फैमिली की इकोनॉमी में इतना बड़ा छेद करूंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भर पाओगे। इसके बाद वह थाम वान थू का हाथ पकड़ता है और नई खरीदी गई बुगाटी की तरफ बढ़ने लगता है। चलो पैसा उड़ाते हैं, आज रात मैं अकेला जियांग सिटी का जीडीपी डबल कर दूंगा। इसके बाद सीन बदलता है। सिसपाला सी लग्जरी क्रूज शिप। आज यहाँ सेंचुरी चैरिटी बैंक्वेट होने वाली थी। नाम भले चैरिटी का था, लेकिन असल में ये वेस्टर्न कैपिटलिस्ट्स और डोमेस्टिक अंडरवर्ल्ड फोर्सेस की ताकत दिखाने का शो था। इस इवेंट का मेन ऑर्गेनाइजर रोथशिल्ड फैमिली थी। वहीं को ऑर्गेनाइजर के रूप में साफ लिखा था लू फैमिली कैपिटल सिटी। इस बार का स्केल पहले के हर इवेंट से कहीं बड़ा था। यहाँ आने वाले लोग अब जियांग सिटी के लोकल बॉस नहीं थे, बल्कि यूरोप के अरिस्टोक्रेट्स और देश की टॉप फैमिलीज के यंग मास्टर्स मौजूद थे। जिस पर जैसे ही दीएप एक्सयूएन की ब्लैक हॉन्ग की EN9 कार रेड कारपेट के आखिर में रुकती है, चारों तरफ फ्लैश लाइट्स चमकने लगती हैं। फिर दिएजुएन थाम वन थू का हाथ पकड़कर कार से नीचे उतरता है। आज थाम वन थू ने गैलेक्सी थीम इवनिंग गॉन पहनी हुई थी, जिसे खुद दिएजुएन ने डिजाइन किया था। यह ड्रेस फ्यूचर मटेरियल से बनी थी, जिसे उसने सिस्टम से एक्सचेंज किया था, जिस पर उसके हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे पूरी मिल्की वे उसके शरीर के चारों तरफ घूम रही हो। उसकी खूबसूरती ने वहां मौजूद हॉलीवुड एक्ट्रेसेस और नोबल लेडीज तक को फीका कर दिया। भीड़ में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वही डीएप एक्सयूएन है, सुना है उसने 6th जनरेशन इंजन बना दिया। क्या सच में? लेकिन उसने रॉथस्चाइल्ड फैमिली और लू फैमिली दोनों को नाराज कर दिया है। मुझे लगता है आज रात यह हॉन्गमैन बैंक्वेट उसी के लिए तैयार की गई है। लेकिन डीएप एक्सयूएन इन सब बातों को इग्नोर करता है और सीधे थाम वॉन थू को लेकर बैंक्वेट हॉल के अंदर चला जाता है। हॉल पूरी तरह गोल्ड डेकोरेशन से चमक रहा था, लेकिन सबसे बीच में एक विशाल डिस्प्ले स्टेज रखा था, जिसे रेड क्लॉथ से ढका गया था। उसके चारों तरफ फॉरेन बॉडीगार्ड्स गन्स लेकर खड़े थे। स्पष्ट था यह आज रात का फाइनल ऑक्शन आइटम था। तभी बगल से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, जिस पर एक मिडिल एज्ड मैन आगे आता है। उसने ट्रेडिशनल टंग सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में 2 आयरन बॉल्स घूम रहे थे। उसके पीछे लू गिया हाओ और हेनरी भी खड़े थे। हेनरी वही आदमी था जिसे डीएप एक्सयूएन ने पहले गुस्से में भगा दिया था। यह आदमी लू फैमिली का सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन था। लू गिया हाओ का अंकल। उसे लोग स्माइलिंग टाइगर लुथान यूएन कहते थे, जिस पर वह फेक स्माइल के साथ हाथ बढ़ाता है। मिस्टर डीएप, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। मैं लुथान यूएन हूँ। सुना है जियांग सिटी में मेरे निकम्मे भतीजे को आपने काफी स्पेशल केयर दी है। डीएप एक्सयूएन शांत आवाज में जवाब देता है, स्पेशल केयर जैसी कोई बात नहीं, बस उसकी कार रिपेयर की थी और साथ में इंसान बनने का थोड़ा लेसन भी दिया था। यह सुनते ही लू गिया हाओ गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लुथान हुयेन उसे रोक देता है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, यंग पीपल का शार्प टंग होना अच्छी बात है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ बातों से नहीं बचाई जा सकती। इसके बाद वह ऑक्शन स्टेज की तरफ इशारा करता है। आज रात का ऑक्शन खास तौर पर मिस्टर हेनरी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। उम्मीद करता हूं तुम्हारा वॉलेट, तुम्हारी जुबान जितना स्ट्रांग होगा। इतना कहकर वे तीनों मीनिंगफुल स्माइल देते हुए VIP सीट्स की तरफ चले जाते हैं, जिस पर थाम वानथुर धीरे से पूछती है, ये लोग क्या करने वाले हैं? डीएप एक्सयूएन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। चाहे ये कुछ भी करें, आज रात यहाँ से एक भी चीज लेकर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद ऑक्शन शुरू होता है। शुरुआत में कुछ ज्वेलरी और फेमस पेंटिंग्स की बिडिंग होती है। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन डीएप एक्सयूएन अभी तक शांत बैठा रहता है, क्योंकि वह उस फाइनल ट्रम्प कार्ड का इंतजार कर रहा था। और फिर आखिरकार हेनरी स्टेज पर चढ़ता है। उसके चेहरे पर रिवेंज की खुशी साफ दिख रही थी। उसकी नजरें सीधे नीचे बैठे दिए एक्सयूएन पर टिक जाती हैं। फिर वह ऊंची आवाज में घोषणा करता है, आज रात का फाइनल ऑक्शन आइटम हुआशिया नेशन का वह लॉस्ट नेशनल ट्रेजर है जो 100 साल पहले विदेश पहुंच गया था। इतना कहकर वह रेड क्लॉथ को जोर से खींच देता है। पूरा हॉल शॉक में सांस रोक लेता है। कांच के अंदर एक मड कवर्ड लेकिन बेहद मैजेस्टिक ब्रॉन्ज ड्रैगन हेड रखा था। यह युआन मिन्युआन जोडिया कलेक्शन का सबसे मिस्टीरियस पीस था। ड्रैगन हेड जो पिछले 100 सालों से गायब था, जिस पर हेनरी जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहता है, यह ड्रैगन हेड हमारी फैमिली को 100 ईयर वॉर के दौरान वॉर ट्रॉफी के रूप में मिला था। उसने खास तौर पर वॉर ट्रॉफी शब्द पर जोर दिया और वहां मौजूद हर हुआशिया सिटीजन समझ गया ये सीधा सीधा नेशनल ह्यूमिलिएशन था। फिर हेनरी ऊंची आवाज में बोलता है, स्टार्टिंग बिड $1 बिलियन। हर बार बिड कम से कम 100 मिलियन से बढ़ेगी। इतना कहकर वह चैलेंज भरी नजरों से डीएप एक्सयूएन को देखता है। मिस्टर डीएप, सुना है आप बहुत पैट्रियोटिक बिजनेसमैन हैं। हेनरी ठंडी हंसी हंसते हुए डीएप एक्सयूएन को देखता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी देशभक्ति साबित करें। अगर आपने यह ड्रैगन हेड नहीं खरीदा तो कल इसे हमारे म्यूजियम में रख दिया जाएगा और हमेशा के लिए इसे ईस्ट को जीतने की निशानी के रूप में याद रखा जाएगा। यह सुनते ही नीचे बैठे हुआशिया मर्चेंट्स गुस्से से भर उठते हैं। बेशर्म, यह तो सीधी लूट है। ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही सभी की नजरें धीरे धीरे डीएप एक्सयूएन पर टिक जाती हैं, क्योंकि यह एक डेडली ट्रैप था।
अगर वह खरीदता है तो उसे मोटे सूअर की तरह काटा जाएगा, लेकिन अगर नहीं खरीदता तो पूरी दुनिया के सामने नेशनल ट्रेजर का अपमान होता रहेगा। जिस पर लूथान यूएन बगल में खड़ा होकर ठंडी हंसी हंसता है। क्या हुआ दीप एक्सयूएन, बिड क्यों नहीं लगा रहे? तुम्हारे अनलिमिटेड फंड्स कहाँ गए? तुम्हारी पैट्रियटिज्म कहाँ गई? या फिर तुम सिर्फ एक कॉवर्ड हो? पूरा हॉल शांत हो जाता है। फिर अचानक डीएजुएन धीरे धीरे अपनी सीट से उठता है। वह आराम से अपने सूट का बटन ठीक करता है और शांत नजरों से स्टेज पर खड़े हेनरी को देखने लगता है। इसके बाद वह हाथ में मौजूद नंबर प्लेट उठाता है, $1 बिलियन। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, मैं $10 बिलियन देता हूँ। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। $10 बिलियन, यह सुनकर हेनरी तक शॉक में जम जाता है। उसने तो सिर्फ डीएप एक्सयूएन से कुछ बिलियन निकलवाने का सोचा था, लेकिन इस पागल ने सीधे प्राइस को 10 गुना बढ़ा दिया। जिस पर थाम वांतु घबराकर उसका स्लीव पकड़ लेती है। डीएप एक्सयूएन, आप पागल हो गए हैं? ये इन लुटेरों का ट्रैप है। अगर पैसा इनके हाथ गया तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन डीएप एक्सयूएन हल्के से उसका हाथ थपथपाता है। रिलैक्स, पैसा जाएगा या नहीं ये डिसाइड करने वाले वो लोग नहीं हैं। वहीं स्टेज पर खड़ा हेनरी अब एक्साइटमेंट से कांपने लगता है। अगर उसे ये 10 बिलियन मिल जाते तो सिर्फ उसकी फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म नहीं होती, बल्कि वो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कमा लेता। जिस पर वह जल्दी जल्दी चिल्लाता है, 10 बिलियन फर्स्ट टाइम, 10 बिलियन सेकंड टाइम, डील फाइनल। हेनरी अब एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहता था। वह तुरंत बोलता है, मिस्टर डीएप, कृपया तुरंत पेमेंट कीजिए। हम सिर्फ रियल टाइम एएसआई बैंकिंग ट्रांसफर एक्सेप्ट करते हैं। असल में उसने पहले से सब सेटअप कर रखा था। जैसे ही डीएजुएन का पैसा सिस्टम में एंटर होता, हेनरी अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसे टेम्परेरली फ्रीज कर देता। फिर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ट्रांजैक्शन रोक दी जाती। अंत में ना नेशनल ट्रेजर मिलता और ना पैसा वापस आता। यही उनका असली स्कैम था। लेकिन डीएप एक्सयूएन बिना किसी डर के अपनी ब्लैक कार्ड निकालता है और उसे स्टाफ को दे देता है, जिस पर हॉल की बड़ी स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन इंटरफेस खुल जाता है। सभी लोग सांस रोककर उस एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट के ट्रांसफर होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी पूरी स्क्रीन अचानक ब्लड रेड हो जाती है और अगले ही पल वार्निंग चमकने लगती है, ट्रांजैक्शन फेल्ड, एरर कोड 404 के, योर बैंक हैज बीन एक्वायर्ड। यह देखते ही हेनरी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। क्या बैंक एक्वायर्ड मतलब क्या? ये अटलांटिक यूनियन बैंक है, हमारी फैमिली का प्राइवेट बैंक। जिस पर डीएप एक्सयूएन धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरता है, दोनों हाथ पॉकेट में डाले। उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। सॉरी मिस्टर हेनरी, ऑन एक्शन शुरू होने से 1 मिनट पहले मैंने यूएस सेकेंडरी मार्केट में फोर्स्ड पब्लिक एक्विजिशन के जरिए अटलांटिक यूनियन बैंक को खरीद लिया। फिर वह पेमेंट मशीन की तरफ इशारा करता है, यानी अभी मैं अपने ही बैंक में अपना पैसा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ट्रांसफर कर रहा हूँ। इसके बाद उसकी नजर हेनरी पर टिक जाती है। और आप फॉर्मर शेयर होल्डर होने के नाते फाइनेंशियल फ्रॉड और कस्टमर फंड्स मिस एप्रोप्रिएशन के आरोप में इंवेस्टिगेट किए जा रहे हैं। इतना कहकर डीएप एक्सयूएन उंगलियां चटकाता है। धड़ाम, बैंक्वेट हॉल के दरवाजे जोर से खुल जाते हैं और अगले ही पल इंटरनेशनल पुलिस फोर्स अंदर घुस आती है। लीड ऑफिसर रेड अरेस्ट वारंट उठाकर चिल्लाता है, हेनरी रॉथशाइल्ड, आपको स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और लार्ज स्केल कमर्शियल फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही हेनरी पूरी तरह टूट जाता है। इम्पॉसिबल, मैं रॉथशाइल्ड फैमिली से हूँ, मुझे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। फिर वह घबराकर लूथान यूएन की तरफ देखता है। मिस्टर लू, बचाइए मुझे। लेकिन इस समय लूथान यूएन का चेहरा पहले से ही सफेद पड़ चुका था। वह अपनी सीट पर जमे हुए बैठा था, हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि कई रेड लेजर डॉट्स उसके सिर पर लॉक हो चुके थे। यह शैडो लेजन के स्नाइपर्स थे। जिस पर डीएप एक्सयूएन हल्का हाथ हिलाता है और अगले ही पल हेनरी को जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले जाया जाता है, बिल्कुल किसी मरे हुए कुत्ते की तरह। वहीं ड्रैगन हेड अभी भी स्टेज पर रखा था। इसके बाद डीएप एक्सयूएन धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ता है और फिर एक हाथ से उस भारी ब्रॉन्ज ड्रैगन हेड को उठा लेता है, जिस पर वह नीचे मौजूद फॉरेन कैपिटलिस्ट्स को देखता है जो शौक में मुंह खोले खड़े थे। फिर उसकी आवाज थंडर की तरह पूरे हॉल में गूंजती है, आज के बाद हंटर और प्री की पोजीशन बदल चुकी है। जो चीजें हमारी थीं, मैं उन्हें एक एक करके वापस लूंगा, चाहे खरीद कर लक्ष्य या छीन कर। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है। कई हुआशिया मर्चेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि 100 साल की बेइज्जती का गुस्सा आखिरकार आज निकल चुका था। जिस पर थाम वांतु स्टेज पर खड़े उस चमकते हुए आदमी को देखती रहती है। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और एडमिरेशन भरा था। यह उसका आदमी था, एक ऐसा आदमी जो अकेला पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो सकता था और फिर भी जीत सकता था। लेकिन तभी डीएप एक्सयूएन के दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंजती है। होस्ट ने अचीवमेंट कंप्लीट कर ली है। ओल्ड कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉयड, सिस्टम सुप्रीम अपग्रेड शुरू किया जा रहा है। अपग्रेड कंप्लीट। गॉडली रिच सिस्टम वर्जन 3.0 एक्टिवेटेड। प्लेन ओवरलॉर्ड अथॉरिटी अनलॉक्ड। इसके बाद उसके सामने नई एबिलिटीज की लिस्ट खुल जाती है। प्लेन शॉप अब अर्थ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं रहेगा। लेवल 1 कॉस्मिक सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी अनलॉक्ड। एंटीमेटर एनर्जी जीन लॉक रिलीज्ड। स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी अनलॉक्ड।
ओवरलॉर्ड डोमेन एक्टिवेटेड। होस्ट के 600 मीटर रेडियस के अंदर सभी फिजिकल लॉज पर एब्सोल्यूट मॉडिफिकेशन अथॉरिटी मिलेगी। एग्जांपल, ग्रेविटी डबल करना या 1 सेकंड के लिए टाइम फ्रीज करना। फाइनल मिशन स्टार्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल एम्पायर के लिए अल्टीमेट सरप्राइज तैयार करो। ये सब पढ़ते ही दिए एक्सयूएन की आंखों में गोल्डन लाइट चमकने लगती है। इतनी भयानक एनर्जी बाहर निकलती है कि उसके आसपास की हवा तक लहराने लगती है। प्लेन ओवरलॉर्ड। लेकिन तभी लूथान यूएन अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक बेहद वियर्ड स्माइल थी। दिएब जुएन वंडरफुल, सच में बहुत वंडरफुल, जिस पर वह ताली बजाते हुए धीरे धीरे दिएब जुएन की तरफ बढ़ने लगता है रूमर्स सच थे, तुम्हारे पास सच में वह चीज है। फिर उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। असल में लू फैमिली तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहती थी ताकि तुम हमारे लिए मनी मेकिंग टूल बने रहो, लेकिन अब तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुम्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। इसके बाद वह अपनी जेब से एक ब्लैक रिमोट निकालता है। जानते हो ये क्या है? इस पूरे क्रूज शिप में हमने पहले से 3 टन एक्सप्लोजिव्स लगा रखे हैं, बस मुझे एक बटन दबाना है, फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो या कितनी भी ब्लैक टेक्नोलॉजी, सब 1 सेकंड में राख बन जाएगा। फिर वह पागलों की तरह चिल्लाता है, दिएब जुएन, अपना सिस्टम हमें सौंप दो, वरना इस शिप पर मौजूद सारे एलीट गेस्ट्स और तुम्हारी प्यारी वुमन सब तुम्हारे साथ मरेंगे। यह सुनते ही पूरे हॉल की चीयर्स अचानक बंद हो जाती हैं, जिस पर थाम वानथुर का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। लुथान युएन, तुम पागल हो गए हो? इस शिप पर हंड्रेड्स इनोसेंट पीपल मौजूद हैं। लुआंगथियन, नुइवुतोई। लुकथान युएन डीएन कुओंग हंसने लगता है। जो लोग बड़े काम करते हैं वो छोटी चीजों की परवाह नहीं करते। अगर गॉडली रिच सिस्टम मेरे हाथ लग जाए तो फिर चाहे जियांग सिटी के 10,000 लोग मर जाएं, वह भी पूरी तरह वर्थ ईट होगा। फिर वह रिमोट को और कसकर पकड़ता है। अब भी दिएब शुएन, अभी घुटनों पर बैठकर अपना सिस्टम अलग कर दे, वरना मैं बटन दबा दूंगा। जिस पर उसकी उंगली धीरे धीरे रेड बटन के ऊपर टिक जाती है। लेकिन दिएब एक्सुएन उसे ऐसे देखता है जैसे कोई जोकर तमाशा कर रहा हो। फिर वह बेहद शांत आवाज में सिर्फ 4 शब्द बोलता है, टाइम स्टॉप, ओवरलॉर्ड डोमेन एक्टिवेट। अगले ही पल पूरी दुनिया ग्रेव हाइट हो जाती है। हवा में उड़ती लार की बूंदें, लोगों के चेहरे पर जमी डर की एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कि समुद्र की उठती लहरें भी एकदम फ्रीज हो जाती हैं। और लुकथान युएन की उंगली जो बटन दबाने वाली थी वह भी बीच हवा में रुक जाती है। लेकिन डीएप युएन आराम से चलने लगता है, जैसे वह अपने बैकयार्ड में घूम रहा हो। वह धीरे धीरे लुकथान युएन के सामने पहुंचता है, उसके हाथ से रिमोट निकाल लेता है और फिर उसके चेहरे पर एक भयंकर स्लैप मारता है। अगले ही पल टाइम फिर से फ्लो होने लगता है। धड़ाम। लुकथन युएन को सिर्फ इतना महसूस होता है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, रिमोट गायब हो चुका था और फिर उसके चेहरे में जलती हुई दर्द की लहर दौड़ जाती है। वह अपनी जगह पर 3 बार घूम जाता है जैसे कोई लट्टू घूम रहा हो। उसके कई दांत खून के साथ बाहर उड़ जाते हैं, जिस पर वह जमीन पर गिरते हुए डर से कांपने लगता है। उसकी आंखें कुछ मीटर दूर खड़े दिए एक्सयूएन पर टिक जाती हैं, जो आराम से उसके रिमोट के साथ खेल रहा था। तू इंसान है या भूत? ये तूने कैसे किया? लेकिन दिएप एक्सयूएन रिमोट को हाथ में मसलकर चूर कर देता है। टूटे हुए पीसेस जमीन पर बिखर जाते हैं। फिर वह ठंडी आवाज में कहता है, मैंने पहले ही कहा था, इस डोमेन के अंदर मैं ही भगवान हूँ। इसके बाद वह धीरे धीरे लुकथान युएन के सामने पहुंचता है। वह ऊपर से नीचे तक उसे देखता है, वही आदमी जो कभी लू फैमिली का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान था। फिर दिएप एक्सयूएन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। लू फैमिली का एंड आ चुका है। आज रात यह शिप नहीं डूबेगी, लेकिन लू फैमिली नाम की टूटी हुई नाव आज जरूर डूबेगी। इसके बाद वह पीछे खड़े लॉन गनहत की तरफ देखता है। पार्टी जारी रहेगी, लेकिन अगला प्रोग्राम होगा ट्रायल। फॉरेन फोर्सेस के साथ मिलकर नेशनल हीरोज को मार की साजिश, पब्लिक प्लेस में बॉम्ब प्लांट करना, सारे क्राइम्स कंफर्म हो चुके हैं। फिर वह बिना इमोशन के बोलता है, लॉन्ग नहात, इसे समुद्र में फेंक दो, मछलियों को खाना चाहिए। यह सुनते ही लुकथान युएन डर से चीख पड़ता है, दिएप एक्सयूएन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं लू फैमिली से हूँ, मेरा बड़ा भाई। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही छपाक, समुद्र में गिरने की भारी आवाज पूरे माहौल को साइलेंट कर देती है। ठंडा काला पानी उसकी चीखों को निगल जाता है और दिएप एक्सयूएन की आंखें भी उसी पानी की तरह बर्फीली हो चुकी थीं। वह नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। लू फैमिली का आखिरी ट्रम्प कार्ड भी खत्म हो चुका था। अब समय आ चुका था कैपिटल सिटी जाकर सबसे बड़ा हिसाब बराबर करने का, जिस पर थाम वानथुर उसके पास आती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अटूट डिटर्मिनेशन थी। मैं आपके साथ चलूंगी। दिएप एक्सयूएन भी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वह अपने हाथ में मौजूद ड्रैगन हेड को देखता है। यह सिर्फ ट्रेजर नहीं बल्कि पावर और अथॉरिटी की निशानी थी। ठीक है, जो चीज हम वापस लेने जा रहे हैं वह सिर्फ न्याय नहीं बल्कि एक नया एरा है जो हमारा होगा। इसके बाद सीन बदलता है। कैपिटल सिटी, सूनी और उदास वेस्ट माउंटेन के नीचे खड़ा था लू फैमिली का एंशिएंट मैंशन। यह पुरानी हवेली 3 डायनेस्टीज का राइज और फॉल देख चुकी थी। सैकड़ों साल की पावर स्ट्रगल्स के बाद भी यह मॉन्स्टर फैमिली कभी नहीं गिरी थी। लेकिन आज पूरा मैंशन डर के साए में डूबा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए थे, इतने नीचे जैसे हाथ बढ़ाकर छुए जा सकते हों।
वहीं लू फैमिली के मेन हॉल में बेहद भारी दबाव वाला माहौल था। लू फैमिली का वर्तमान हेड ओल्ड मास्टर लू क्वां मेन सीट पर बैठा था, वह आदमी जिसके एक कदम से पूरी कैपिटल सिटी कांप जाती थी। लेकिन इस समय उसके हाथ में मौजूद 2 जेड लायन बॉल्स पूरी तरह पाउडर बन चुके थे, क्योंकि उसने गुस्से में उन्हें मसल दिया था। उसके सामने जमीन पर लू गिया हाव कांपता हुआ घुटनों के बल बैठा था, और हॉल के दोनों तरफ 8 बूढ़े मार्शल आर्ट्स मास्टर्स बैठे थे। उनकी सांसें बेहद भारी थीं, उनके माथे की नसें उभरी हुई थीं। ये लोग लू फैमिली की असली फाउंडेशन थे, लू क्लैनेट डिपार्टमेंट्स। हर एक व्यक्ति मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का ग्रैंड मास्टर था, जिस पर लू गियाहाओ कांपती आवाज में बोलता है, सेकंड अंकल, उसे नदी में फेंक दिया गया। यह सुनते ही ओल्ड मास्टर लू जोर से अपनी कैन जमीन पर मारता है। निकम्मा, दुश्मन की ताकत बढ़ा रहा है और अपनी फैमिली का मोराल गिरा रहा है। फिर वह धीरे धीरे खड़ा होता है। हालांकि उसकी उम्र 80 से ऊपर थी, लेकिन उसके शरीर से निकलती किलिंग ऑरा अब भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। मैजिक? इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं होता, वह सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम अभी नहीं समझ पाए। इसके बाद उसकी ईगल जैसी आंखें पूरे हॉल में घूमती हैं। लू फैमिली सैकड़ों साल से कैपिटल सिटी में खड़ी है। हमने 8 नेशन अलायंस तक का हमला झेला है। फिर एक नए अमीर लड़के की क्या औकात। फिर वह कैन जमीन पर जोर से मारता है, धड़ाम, पूरा फ्लोर टूट जाता है। स्काई नेट डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करो। वही डिफेंसिव फॉर्मेशन जिसे हमने वेस्टर्न ब्लैक रॉक कंपनी से बिलियंस देकर खरीदा था, वह क्रूज मिसाइल्स तक रोक सकती है। इसके बाद वह चिल्लाता है, सभी लोग इनर कोर्टयार्ड गार्ड करें। अगर वह ये नाम का लड़का मेन गेट के अंदर आधा कदम भी रखे, किल हिम इमीडिएटली। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में पागलपन चमकने लगता है। और फॉरबिडन बैकयार्ड में जो चीज बंद है उसे भी छोड़ दो। अगर वह इनह्यूमन मेथड्स खेलना चाहता है तो मैं उसे दिखाऊंगा कि असली मॉन्स्टर क्या होता है। यह सुनते ही हॉल में बैठे 8 ग्रैंड मास्टर्स के चेहरे बदल जाते हैं। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि वे जानते थे उस फॉरबिडन थिंग का मतलब क्या है। लेकिन तभी आसमान में अचानक भारी थंडर जैसी आवाज गूंजती है। लेकिन यह सामान्य थंडर नहीं था, यह किसी विशाल इंजन की सुपरसोनिक साउंड जैसी लग रही थी, जिस पर पूरा लू मैंशन हिलने लगता है। सभी लोग घबराकर हॉल से बाहर भागते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल सबकी आंखें डर से सिकुड़ जाती हैं। काले बादलों के बीच एक विशाल होल खुल चुका था, और उसके बीच एक जायंट ब्लैक स्पेस शिप हवा में तैर रही थी। उसका शेप किसी ब्लैक स्वॉर्ड जैसा था। वह पूरे आसमान को ढक रही थी, और उसकी शैडो हर इंसान के दिल पर भारी दबाव डाल रही थी। उसमें न कोई विंग्स थीं, न कोई इंजन फ्लेम्स, फिर भी वह फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ते हुए हवा में स्थिर खड़ी थी। यह वही स्पेस वॉरशिप थी जिसे DFXUN ने सिस्टम शॉप से एक्सचेंज किया था, हेवन पनिशमेंट सिविलियन एडिशन। भले यह सिंप्लीफाइड वर्जन था, लेकिन अर्थ के इन तथाकथित पावरफुल फैमिलीज को दबाने के लिए यह काफी था। जिस पर ओल्ड मास्टर लू डर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी पैंट तक गीली हो जाती है। यह क्या चीज है? क्या DFXUN सच में एलियन है? लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश करता है और पागलों की तरह वॉक टॉक में चिल्लाता है, एयर डिफेंस टीम फायर, उसे तुरंत गिरा दो। अगले ही पल लू मैंसन के चारों तरफ जमीन फटने लगती है, और वहां से कई फ्यूचरिस्टिक लेजर कैनन्स बाहर निकल आते हैं। फिर दर्जनों एंटी एयर मिसाइल्स आग उगलते हुए आसमान की तरफ उड़ जाते हैं।